एनसीपी एसपी आपने छोड़ा तो उसका एक कोई खास रीजन क्या था? वो जो आमदार है ना बहुत झूठ बोलता है। हम्म। तो उस वक्त उसने कसम लेना चालू किया, माँ की कसम, बाप की कसम। तो मैंने कहा कसम खाने की किसी को जरूरत नहीं रहती, झूठा रहता है ना, झूठा, उसको कसम खाने की जरूरत पड़ती है। बताए कि एक्चुअली ये नशा या एमडी जो भी है वो मुमरा में आ कहाँ से रहा है? वो 1 किलो एमडी विधानसभा में लेके जाके बताया था, ये देखो। अरे, तो वो विधायक को जब एमडी मिलता है तो उसको मालूम है। तो आज मुमरा को प्लेग्राउंड देने की बजाय एमसीए बनाया जा रहा है, तो ये कितना सच है कि प्लेग्राउंड छीन कर एमसीए बनाया जा रहा है? विटावा के आगे जो पटनी है ना, पटनी के सामने एक ग्राउंड है, वहाँ पर जिस तरीके से बच्चे लोग खेलते, एक स्टम्प इधर लगाए, एक स्टम्प उधर लगाए, तो वो जो बच्चों का खेलना है वो मुमरा में कहाँ है? तो ये पूरा जो हमारे आमदार ने पूरा मित्तल की दलाली के लिए ये पूरा रिजर्वेशन की वाट लगाया। राइट। लेकिन हमने जब शमीम खान साहब को यहाँ बुलाकर पूछा, टोरेंट के बारे में भी कहा था कि टोरेंट को मेरे लास्ट पे से जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में टोरेंट में जाके उन्होंने वो गले में भी डाला था फंदा। जब लोगों के सर से छत छीनी जाती है, इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिरा दिया जाता है, उस टाइम पर वो विधायक गायब होता है। सिलपाटा में वहाँ उनके घर जब तोड़े जा रहे थे, तो आप वहाँ पर जाके बोलते हैं कि ये हमारे लोग ही कंप्लेंट करते, ये करते, वो करते। आदाब, नमस्कार, मैं ज़ीशान साहिब और एक बार फिर से आपका हसन स्टूडियो के बदलाव पॉडकास्ट में स्वागत है, इस्तकबाल है। बदलाव पॉडकास्ट जहां बात सिर्फ ओपिनियन की नहीं, अकाउंटेबिलिटी की होती है, जहां बात रियलिटी की होती है, जहां बात अकाउंटेबिलिटी और रियलिटी के साथ साथ जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो चेंजेस लाना चाहते हैं, उनकी होती है। तो आज का बदलाव एपिसोड बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है राजन नारायण किने जी, जो मुमरा के बहुत ही वेल नॉन पॉलिटिकल लीडर हैं और इन्होंने ज़मीनी तौर पर काम किया है और ज़मीनी तौर पे काम करके, ग्रास रूट लेवल पे काम करके अपना नाम बनाया है पॉलिटिक्स के अंदर। इन्होंने पहले कॉरपोरेटर का इलेक्शन भी लड़ा है, एक्स कॉरपोरेटर रह चुके हैं मुमरा के, और साथ ही साथ शिवसेना फैक्शन से इन्होंने असेंबली का इलेक्शन भी लड़ा था। और ये भाईचारे को प्रमोट करते हैं, लोगों को आपस में मिलने मिलाने का काम करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इनसे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड, और जो हमारे पॉलिटिकल मुमरा के अंदर और नेशनल लेवल पर जो पॉलिटिक्स चल रही है उन तमाम चीज़ों से रिलेटेड और चेंजेस से रिलेटेड हम इनसे बात करेंगे। इन्हें प्यार से लोग दादा भी कहते हैं। तो दादा, आपका हमारे बदलाव पॉडकास्ट में स्वागत है, इस्तकबाल है। थैंक यू। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। पहले तो मैं आपका जो बदलाव स्टूडियो है पॉडकास्ट, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे जीशान भाई इस स्टूडियो में बुलाया और जो बदलाव के माध्यम से आप लोगों तक मुझे लेके जाना चाहते, विकास के तरफ लेके जाना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है, थैंक यू दादा, आपने भी हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया। हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जो आपका बचपन रहा, जो आपकी अपब्रिंगिंग हुई, वो कैसे हुई? आपका बचपन कैसा रहा? क्या कि पिताजी हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य थे जी। तो वो जिस तरीके से उनके पास लोग आते थे, कोई उस वक्त ऐसा था कि मुमरा में बहुत बड़ी समस्या ही नहीं थी। बिल्कुल। गांव के हिसाब से वहाँ पर जो लोगों की समस्याएं होती थी, समझो किसी को कोई हॉस्पिटल की ये है तो उसको पहले अपने मुमरा या थाना में कहीं ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सुविधा नहीं थी। राइट। अगर कोई कहीं घाटकोपर में नाम लिखाया है डिलीवरी के लिए या कहीं दूसरी जगह लिखा है तो उनको वहाँ पहुँचाने तक का काम उस वक्त हम करते थे। क्या बात है। तो पिताजी के जब हम देखे थे कि पिताजी किस तरीके से लोगों की सेवा करते, और समझो मुमरा में भी समझो कुछ उनके साथी लोग थे, जैसे वो डॉक्टर मोरे थे, नईम खान साहब थे, फिर नाना दादा सुखा भगत थे, रामदास भगत थे। इन लोग सब जिस तरीके से काम करते थे तो उनका काम देख के थोड़ा ये होता था कि नहीं, ये काम करना ज़रूरी है और मुमरा के लिए तो बहुत ज़रूरी है। वो हिसाब से ऐसा सोचते 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 समाज सेवा में आ गए। फिर बाद में हमारे मिसेस कॉरपोरेटर बने 92 में। बिल्कुल 92 में कॉरपोरेटर बने। फिर उनके माध्यम से जो काम स्टार्ट हुआ तो
करते आए गए, लोगों की सेवा करते रहे, तो लोगों ने भी हमको सराहा, लोगों ने भी हमको उठाया, तो और उसमें आनंद आने लगा, एक अच्छा लगने लगा कि लोगों की सेवा करने में ही एक मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, ऐसा क्या बात है, क्या लगता बात है। है। मतलब दादा बचपन से ही आप देख रहे हैं कि आपके पिताजी हैं वो किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं और आपका अपब्रिंगिंग भी उसी माहौल में हुआ है, जी इसी वजह से आप पॉलिटिक्स के अंदर आ हाँ, गए। इन्वॉल्व हो तो गए। उसका मतलब कुछ ऐसे सडनली वाला कोई रीज़न नहीं है, वो आप नहीं, बचपन हाँ, से ही देख रहे हैं, बचपन से ही समाज सेवा, और वो देखते देखते फिर पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स में आ इंटर गए। हो गए। दादा कभी ऐसा होता है ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसे एरोप्लेन को देखते हैं तो बोलते हैं मैं पायलट बनूंगा या मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा, कभी बचपन में आपको ऐसा लगा कि मुझे ये बनना है? मैं स्कूल लाइफ में था, हम्म। तब मैं मुमरा मराठी स्कूल में था, राइट, जो मार्केट में स्कूल था। राइट, उसमें मैं छठी तक पढ़ा। उसके बाद में जोनले स्कूल में गया, राइट। छठी से सातवीं से 8वीं तक वहाँ पढ़ा। क्या बात, फिर 8वीं के बाद मैं हॉस्टल चला गया, बोर्डी ढानू। क्या बात है। तो वहाँ का एक बहुत अच्छा बोर्डी का माहौल, एक एजुकेशन का बहुत अच्छा माहौल था। तो वहाँ मैं 10th तक पढ़ा। तो मुझे वहाँ पर मैंने ऐसा, मेरा जो प्रगति पत्रक जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, हाँ, वो जो अपना कार्ड रहता है ना कार्ड अपना, मिलता है, राइट, तो प्रोग्रेस कार्ड। प्रोग्रेस कार्ड। तो उसमें मैं लिखा था कि देश सैनिक। क्या बात तो है। वहाँ पर मैं एनसीसी में था 3 साल। जी, तो उसमें मुझे ऐसा लगता था कि देश की सेवा करने के हिसाब से देश सैनिक बनूंगा, देश में कहीं भी कोई भी इसमें फील्ड में सैनिक बनूंगा। क्या बात है। तो ऐसा सोचता था। लेकिन जब यहाँ पर आ गया, फिर मुमरा 10वीं के बाद फिर इंजीनियरिंग में गया, केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। फिर उसके बाद में मुमरा का जो माहौल था कि एक समाज सेवा करने के हिसाब से, फिर वो उसमें ही जुड़ गए। क्या बात है, क्या बात है। फिर आप, स्कूल कॉलेज छूट गया, ऐसा हो गया। क्या बात है। दादा आपने अभी मतलब ऐसा था कि आपको फौजी बनना था, लेकिन आपका जो माहौल था, जो आसपास जी रहे थे, उसके साथ अपब्रिंगिंग होते होते, लेकिन ये है कि फौजी भी सरहदों पर खड़े होकर देश की सेवा करता है और आप यहाँ हमारे साथ मुमरा में रहकर, हिंदुस्तान में रहकर, लोगों के बीच रहकर उनकी सेवा कर रहे हैं। तो दोनों काम आप बहुत अच्छा सोचे थे। तो आपने फौजी का नाम लिया ना, तो मुझे अचानक से एक शेर याद आ गया दादा। किसी शायर ने कहा कि मैं जिस मिट्टी का हूँ यारों मेरी पहचान लिख देना, मैं जिस मिट्टी का हूँ यारों मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। क्या बात है, बहुत तो अच्छी। फौजियों के अंदर एक ये ऊर्जा होती है और साथ ही साथ जो लोग हैं मतलब देश के अंदर जो लोग हैं उनके साथ भी ये चीज़ होनी चाहिए, उनको एहसास होना चाहिए। आपकी लाइफ में दादा कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा वक्त आया जो आपको बहुत कमज़ोर कर दिया हो और वो आप आज तक कभी भूल नहीं पाएंगे, जो हमेशा याद रह जाता है इंसान को? मुझे एक वक्त ऐसा हमेशा याद रह जाता है कि जिस वक्त इलेक्शन आता है, तो उस वक्त हर इलेक्शन को जब मैं कंटेस्ट करता हूँ, तो उस इलेक्शन में मुझे हर जो अपोजिशन रहता है उसकी तरफ से मुझे जातिवादी कहा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो चीज़ मुझे दिल में बहुत खलती, क्योंकि हमारे पिताजी से लेके, हमारे परिवार से लेके हम लोग ने कभी किसी के साथ में जातिवाद नहीं किया। राइट, राइट। क्योंकि अभी पिताजी ने ही हमारे, देखेंगे आप तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने हमारा जो एरिया है, उस एरिया में पिताजी ने दाऊदी बोहरा समाज की मस्जिद को जगह दी है। बिल्कुल। बाकायदा पिताजी ने ऐसे जो कितने ऐसे मदरसे थे उनके लिए जगह प्रोवाइड किया था, और कितने ऐसे जो मदरसे मुमरा में पहले जब मैं नगर सेवक बना था उस वक्त ऐसे थे कि उनका कोई ये नहीं था, ऐसा वहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं थी। बाकायदा उनको अच्छी तरीके से डेवलप करके उनको भी हमने मस्जिदों तक ये किया। लेकिन उसके बावजूद भी जब हमारे ऊपर जब जातिवाद का ये किया जाता है, तो वो बात ये होती है, हमने कभी किसी के साथ में जातिवाद नहीं किया। ठीक है, वो जो माहौल हुआ कि हम लोग कांग्रेस के होने के बावजूद भी, जब हमारे पिताजी खानदानी कांग्रेस ही बोलते हैं, हमारे पिताजी को सब लोग बोलते थे, उसके बावजूद भी हमारे को कांग्रेस की टिकट नहीं मिली मिसेस को 92 में। लेकिन गांव के कुछ लोगों ने कहा पिताजी को कि नारायण सेठ अब बहू को निर्दलीय चुनाव लड़ाइए, और वो 92 में इंडिपेंडेंट चुन के आने के बाद भी कांग्रेस को सपोर्ट किया। उसके बावजूद भी कांग्रेस वालों ने उसका नगर सेवक पद एज कम के वजह से उनका रद्द किया था। क्या बात है, क्या बात है।
बहुत सही कहा आपने, और ये झूठे इल्ज़ाम लोगों को नहीं लगाना चाहिए। और दादा कहते हैं ना कि अगर इंसान को जांचना हो, परखना हो, तो देखो कि उस इंसान के जो पुराने दोस्त हैं वो उसके पास कितने बचे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास जो दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं या स्कूल या कॉलेज टाइम के दोस्त हैं, वो अब भी आपके टच में आपसे मिलते हैं? सभी मेरे टच में बाकायदा। मुमरा के जो मराठी स्कूल में पढ़ते थे, जिला परिषद की जो स्कूल थी, पहले तो कारपोरेशन नहीं था, तो जिला परिषद की जो स्कूल थी उसमें हम लोग जो पढ़े थे छठी से, पहली से लेके छठी तक के, उन लोग का भी बाकायदा हमारा ग्रुप है। बाकायदा मैं हॉस्टल में था तो हॉस्टल का भी मेरा ग्रुप है। और मुमरा के जो पुराने जो साथी थे, या पुराने जो दोस्त थे, जो स्कूल के बावजूद हमारे दोस्ती रहती थी, समझो कुछ खेल कूद है या क्रिकेट है, ये सब जो जिस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कुछ दोस्त यार थे, तो वो भी एज इट इज वैसे ही है। क्या बात है। हाँ, तो वो, और बल्कि मैं समझता हूँ कि उनको और हमारा जो रिलेशन है वो और ज्यादा गहरा हुआ है। और दादा, जो दोस्त होते हैं ना, मतलब ऐसा होता है कि अगर आप बीमार है ना, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कभी कभी आपके दोस्त ही आपको ठीक कर देते हैं, वही डॉक्टर होते हैं। वही डॉक्टर होता है, वही दोस्ती। एक ऐसा क्या कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जब आदमी बीमार है तो दवा दारू लेना चाहिए। तो कुछ लोग दवा भी लेते हैं और कुछ लोग दारू भी लेते हैं। तो मैं उसके बाद में और एक ऐड करना चाहता हूँ कि दोस्त भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दोस्ती सुख दुख का साथी रहता है। बिल्कुल, वही आपकी हर परिभाषा को, हर आपकी अंतरात्मा को पहचान सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कहा। क्योंकि रिश्ते तो अपने मानना पड़ते, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, ये रिश्ते अपने को मानना पड़ते। क्योंकि ये, लेकिन दोस्त तो जो रहता है वो अपन खुद के दिल से चुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो दोस्त ही अपनी हर परिभाषा को समझ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्ती आम है मगर है दोस्त मिलता है बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से कोई अच्छा दोस्त हमें मिलता है। और दादा, जैसे अभी आप पॉलिटिक्स में हैं, तो दोस्त तो आपको पता है कैसे होते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है क्या, कोई दोस्त आपका फंस गया हो कहीं और वो कॉल किया हो, कह रहे कीने सुनना, मेरा कुछ काम अटक गया है, ये जैसे कि मैं सिग्नल क्रॉस कर रहा था और मुझे वो ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, तो जरा कॉल उसको बोल जरा छोड़, ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा तो रोज ही होता है, इसमें तो कोई ये नहीं, लेकिन होता ही है, बहुत अक्सर होता है कि मेरा बेटा वहाँ ट्रैफिक में पुलिस वाले ने पकड़ लिया, राइट, या मेरा भतीजा पकड़ लिया। तो वो सब मुमरा में तो बहुत ऐसा है ना, और उसके बावजूद थाना में भी ऐसा होता है। राइट। तो ठीक है, वो दोस्त है तो परेशान, वो काम तो अपन अपना फर्ज समझ के ही करते हैं। बिल्कुल, वो दोस्त है तो परेशान तो करेंगे। दादा, आपने कांग्रेस के साथ काम किया है, एनसीपी एसपी के साथ काम किया है, शिवसेना के साथ काम किया है, अभी शिवसेना शिंदे के साथ काम कर रहे हैं, तो अलग अलग फैक्शन है, आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, इसकी वजह से आप डायनेमिकल लीडर भी हो चुके हैं, क्योंकि आपको हर फैक्शन का एक्सपीरियंस है। तो आपको सबसे सही कौन सा लगता है कि मुझे कहाँ पर काम करने की ज़्यादा छूट, ज़्यादा आज़ादी मिलती है? वैसे तो मैंने जब दिगे साहब के साथ में काम किया था, उनके साथ में, तो एक उनका दबाव रहता था, लेकिन एक काम करने का जो मजा उनके साथ में आता था ना, कि एक दिल से काम करते थे। वहां पर कोई भी किसी के बारे में नहीं ऐसा सोच सकता था कि किसी का काम होना नहीं होना चाहिए, या लेकिन उसका काम करने का ही है, वो एक जज्बा दिल में रहता था। तो दिगे साहब के साथ में जो काम करने की जो एक आज़ादी रहती थी या काम करने का, वो उसके बाद में वो एकनाथ शिंदे साहब के साथ में हम लोग ने काम किया बहुत, उनके साथ दिगे साहब के साथ में हम लोग बहुत काम कम किया, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब के साथ में हम लोग ने, मैंने तो मेरी लाइफ में इतना काम किया ना, उनके साथ में बहुत मैं रहा हूँ, बहुत हम लोग ने बहुत बोले तो बहुत टाइम हम लोग ने साथ में स्पेंड किया। क्या बात है, क्या बात है। और जैसे दादा, आपने 2009 में भी असेंबली इलेक्शन लड़ा है, तो आपको उस टाइम पे सेकंड पोजीशन मिला था, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर छूट हो गई हमसे, या कहाँ पे कुछ रह गया जिसकी वजह से हम फर्स्ट नहीं ले पाए? क्या है कि वहाँ पर जब वो कॉन्टेस्ट कर रहे थे एमएलए का इलेक्शन, तो उस वक्त जिस तरीके से मुमरा में जो हम लोग की तैयारी थी, तो जो कैंडिडेट था हमारे सामने कैंडिडेट हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि सुभाष भोरे आ सकता है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हो गया कि
मुमरा के कुछ लोगों ने जितेंद्र अवार्ड को लेके आए, और जितेंद्र अवार्ड जिस तरीके से मंजा हुआ खिलाड़ी था, राइट उस तरीके से हम मंजे हुए नहीं थे। राइट राइट तो उसकी वजह से भी हम पीछे हो गए। और पहले ही मैंने कहा था कि जो बात खलती है, हर बार जातिवाद का मुद्दा आ जाता है, बिल्कुल तभी जो हमारा रियल जो समाज सेवा है राइट वो नहीं देखा जाता है, या हम लोग लोगों के लिए क्या करते, आवाम के लिए क्या करते, राइट तभी वो कोई देखता नहीं। अभी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उस वक्त ऐसा वक्त रहता था कि अगर किसी को पासपोर्ट बनाना है तो उसके लिए नगर सेवक का ओलक पत्र की जरूरत रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा ऑफिस पुलिस स्टेशन के बाजू में रहने की वजह से हमारा बहुत अच्छा बेनिफिट था कि पुलिस वाले तुरंत कहते थे कि आपको वहाँ नगर सेवक का ऑफिस है, वहाँ से जाके ओलक पत्र लेके आओ। और हमने कभी किसी को पूछा नहीं कि आप कहाँ रहते हैं, कौन से वार्ड में रहते हैं ये। हाँ। तो हमने कभी किसी को ये पूछा नहीं कि आप किसके वार्ड में। हाँ। हमने हमारे तो ऑफिस में बोल के ही रखा था, बाकायदा हमने साइन करके रखे थे लेटर पैड पे कि कोई भी आए तो ओलक पत्र पहले ही दे देने का। तो अगर वो जो उस वक्त जिन्होंने ओलक पत्र लिए थे पासपोर्ट के लिए, उतने लोग भी अगर मेरे को मुमरा से वोट डालते थे तो मैं समझता हूँ कि वो वोटों में ही अवार्ड बह जाता था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही कहा। लेकिन ठीक है, अभी लोगों को जो आवाम को जो समझ में आया उन्होंने वो किया, मेरे को उसमें कोई दुख नहीं। आज भी मेरे को जो सम्मान, मेरे को मान मर्यादा मुमरा में जो चाहिए वो मुझे मिल रहा है, उसके लिए मुझे कोई गम नहीं। आज आप देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ का जो विधायक है पिछले 2009 से यहाँ पर वो काम कर रहे हैं, तो जिस तरीके से लोग उसकी तरफ जो उंगली उठा रहे, राइट, वो उसके बारे में मुझे समाधान है कि उस तरीके से जो लोग उसके ऊपर जो उंगली उठा रहे, वो उंगली तो मेरे तरफ नहीं उठा, कॉलर पे नहीं है। राइट राइट राइट, सही कहा आपने। और आपने कहा ना कि जब भी कोई काम के लिए हमारे पास आया हमने कभी मना नहीं किया और वर्ड भी नहीं पूछा। तो दादा मुझे लगता है ना कि लोगों को इस चीज़ का एहसास है, क्योंकि अभी आगे जब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा ना, तो वहाँ पर जो मैंने बताया था इंस्टाग्राम से मैंने कुछ लिया है, तो वहाँ पर लोगों ने लिखा हुआ है कि काम के टाइम पे आपको राजन कीने याद आते हैं, बाकी टाइम पे नहीं आते। तो लोगों को उसका एहसास है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि राजन नारायण कीने बिफोर पॉलिटिक्स से पहले और राजन नारायण कीने पॉलिटिक्स के बाद, इन दोनों में क्या फ़र्क आया आपके अंदर? मुझे तो ऐसा कुछ फर्क तो नहीं आता है, लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जब भी मैं पुराने लोगों से भी मिलता हूँ या कुछ नए लोग हैं या जो पुराने लोग हैं, समझो मुझे जानते थे पॉलिटिक्स से पहले, वो वही कहते हैं कि जिस तरीके से आप पहले थे उसी तरीके से, राइट। सिर्फ आप में बदलाव इतना हुआ है कि आप पहले थोड़ा ये थे लेकिन आप ज़्यादा मोटे हो गए, ये बदलाव हुआ है, ये कहते हैं आज मुझे लोग। बहुत सही कहा आपने। और क्या है कि जब भी आपका नाम आता है दादा, तो उसके साथ ये आता है कि ये आदमी ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया है और ये सबकी मदद करता है। तो जैसे मैं पॉडकास्ट के लिए स्क्रिप्ट रेडी कर रहा था ना, तो मैंने कई लोगों से बात की जो मेरे मुमरा में पहचान के लोग हैं, तो जिनसे भी मैंने पहले कॉल पे बोला कि भाई मैं कीने साहब का लेने वाला हूँ पॉडकास्ट, तो उन्होंने यही बोला कि ये आदमी ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया जी, और इसने लोगों की बहुत मदद की। और उसमें ये भी आता है कि आपने जो अंबेडकर वाले लोग हैं और बोरा समाज है उनकी काफ़ी मदद की है। तो मैं चाहूँगा कि एक दो हाईलाइट कोई एक्सपीरियंस आप बताएं जो उन्होंने आपने जब उनका कोई बड़ा काम करके दिया हो। बड़ा काम अभी क्या है कि अभी एक दाऊदी बोरा समाज के समझो एक उनका स्कूल चालू करने का था उनको, राइट। स्कूल चालू करने का तो वहाँ पर हमारे एक छोटे भाई ने बिल्डिंग का काम चालू किया था। तो फिर उन्होंने कहा कि ये हम लोग को दे दो ताकि हम यहाँ स्कूल शुरू करें। राइट। तो उस वक्त भाई ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो हमने भी उनको कह दिया कि आप ले लीजिए वो जगह और वहाँ पर स्कूल चालू कीजिए। क्या बात। तो फिर वहाँ पर पहले मदरसा शुरू किए, फिर बाद में स्कूल चालू किए। क्या बात है, क्या बात है। तो आज वो बहुत अच्छा स्कूल है कि वहाँ पर बच्चे लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। और ये कहीं ना कहीं से आपने सोसाइटी की हेल्प की है, नेशन की हेल्प की है आगे बढ़ने में, क्योंकि जितने बच्चे पढ़ेंगे वो आगे चलकर जो है हिंदुस्तान के और हमारे नेशंस के ही पिलर्स बनते हैं। और दादा उम्मीद फाउंडेशन के लिए भी आपने बहुत कुछ किया है।
और जैसा हम बाबा साहब के हम लोग भी बाबा साहब के चाहने वाले हैं और सब चाहने वाले। तो उस वक्त जब रोड वाइंडिंग चल रहा था मुमरा में 99 उस वक्त चंद्रशेखर साहब मुमरा में रोड वाइंडिंग चल रहा था और वहाँ मुमरा का जो कंक्रीट रोड बन रहा था तो पुलिस स्टेशन के सामने वहाँ पर कुछ हमारे अम्बेडकरी भाई है तो उन्होंने कहा था कि बाबा साहब का यहाँ पर एक अपन चौक बनाएंगे। तो मैं बोला ठीक है। तो वहाँ पर उनको वो चौक बनाने के लिए उस वक्त हेल्प किया था। तो वो पुराने लोग थे। क्या बात है। तो डॉक्टर मोरे वगैरह थे तो उन्होंने उस चीज़ को ये सूचना किए तो उसको हम लोग ने ये कि आज वो बहुत बड़ा बन गया, अच्छा हो गया कि वहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी बैठे, सभी लोग आते जाते हैं। फिर बाद में कुछ भी ऐसा आंदोलन भी होता है तो वहाँ पर बाबा साहब का आशीर्वाद लेते सब लोग। क्या बात है। तो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ बाबा साहब का आशीर्वाद लेते तो बाबा साहब उनको आशीर्वाद देते और वो चीज़ उभर के आते, वो उनका काम होता है। जैसे कि अभी मैदान के लिए जो हमारे मुमरा के बैठे थे, राइट, तो वो उनका आज कुछ तो कुछ ऊपर आ रहा है नजीब भाई के माध्यम से या कुछ भी आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर कोई भी अपना बैठता है अगर कोई आंदोलन लेके या कुछ भी ऐसा एक लेके तो वो उनका काम हो जाता है वहाँ से। बिल्कुल ये बहुत अच्छा। और आप कुछ कह रहे थे कि उम्मीद फाउंडेशन का मैं बता उम्मीद फाउंडेशन से आज मैं कम से कम जिस वक्त से परवेश फरीद जो परवेश भाई हमारे उन्होंने जिस तरीके से उम्मीद फाउंडेशन का काम किया है तो मैं समझता हूँ कि ये एक दिली जज्बा होना चाहिए तो ही आदमी कर सकता है। बिल्कुल। जिस तरीके से हमारे जो स्पेशल बच्चों की सेवा करनी है तो एक दिल में वो होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए तो ही कर सकता है। जिस तरीके से मैंने देखा है कि परवेश भाई जिस तरीके से उनकी सेवा करते करते आज वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है कि उनके माध्यम से आज बच्चे लोग जिस तरीके से वो बच्चे वहाँ पर उनके स्कूल में पढ़ते थे आज वही बच्चे कुछ बच्चे उनके यहाँ पर काम करते, उनको रोजगार मिल रहा है, वो अपने परिवार के साथ में वो परिवार को पाल रहे। बिल्कुल। परिवार चलाने में उनकी हेल्प हो रही है वो बच्चों की जो बच्चों से उम्मीद नहीं थी लेकिन वो बच्चों को उन्होंने समाज में ऊपर लाया और आज वो बच्चे बहुत आगे है। क्या बात। तो ऐसे उम्मीद फाउंडेशन की वजह से आज पहले तो मुमरा में ये हमारे स्पेशल बच्चों के लिए कोई ऐसा ये नहीं था, स्कूल नहीं था या कुछ भी नहीं था। हमारे बच्चों को थाना में जो एक धर्मवीर दिघे साहब के नाम से एक धर्मवीर अपंग स्कूल के नाम से रहता था जी। वसंत विहार में। तो वहाँ पर बच्चों को बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते थे जब हम लोग नगर सेवक थे तो बहुत पेरेंट्स आते थे कि हमारे बच्चों को वहाँ पर कुछ भी। तो वहाँ पर ऐसा था कि पूरे थाने के बच्चे एडजस्ट करने की वजह से वहाँ पर बहुत भीड़ होती थी। राइट। तो वहाँ पर कई जगह नहीं मिलती थी। फिर हम लोग दिघे साहब को बोलते थे कि साहब उनको मैडम को बोलो या सर को बोलो एक दो बच्चे उनको एडजस्ट। तो क्योंकि जिस तरीके से हम देखते थे कि वो जो स्पेशल बच्चे उनको जिस तरीके से माँ बाप पालते हैं या उस माँ बाप परेशानी उठाते हैं तो एक उनका वो बहुत बड़ा ये है। मैं समझता हूँ कि वो जिस तरीके से उन बच्चों को बड़ा करके जिस तरीके से उन लोग उनका जो एक अपब्रिंगिंग करते हैं। हाँ तो अपग्रेडिंग करते वो बहुत उनका वो उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि वो माँ बाप को सही में वो बच्चे के बारे में वो उन लोग को आगे बढ़ाते बहुत सही, बहुत अच्छा है वो। क्या बात है दादा। मतलब स्पेशल चाइल्ड के लिए आपने जो काम किया है लोगों के साथ मिलकर वो नज़र आता है, लोगों को दिखता है कि भाई ये काम हुआ है और ये वाकई बहुत सवाब का काम है। और ऐसे काम होते रहने चाहिए सोसाइटी में, तभी समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम अपना सोच लेते हैं लेकिन उनके लिए कौन सोचेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये भी इसमें ये भी एक अच्छा ये है कि वो जो कार्य है वो जो काम है वो हमें करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि भगवान किसी को भी चाहे तो वो मौका दे सकता है लेकिन हमें करने का मौका मिला। तो आप बहुत अच्छा काम किया आपने स्पेशल चाइल्ड को लेकर। क्योंकि जब मैं ये सुना तो मुझे बहुत सही लगा कि वो तो परवेश सर है, उनके माध्यम से ये काम करने का मौका मिलता है। तो अपन खुद को ये समझते कि उस लायक तो समझते कि ये काम कर सकते हैं। और वो बच्चे तो एक अलग उनको जब देखते हैं कि जब शुरुआत में हम लोग देखते थे बच्चे लोग वहाँ पर जो स्कूल में पढ़ाई करते थे आज वो बच्चे किस हद तक आगे बढ़े हैं वो देख के भी बहुत अच्छा लगता है कि सब बच्चे ऐसा आते हैं तो सब लोग एकदम पकड़ लेते हैं सब लोग। तो बहुत अच्छा लगता है। सही है। और दादा जो आपके अपोजिशन हैं या फिर कई लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि राजन दादा को जहाँ प्रॉफिट नज़र आता है
या जहाँ पे उनको फ़ायदा दिखता है वो पॉलिटिक्स पार्टी में उस तरफ मुड़ जाते हैं। जैसे पहले वो कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस से उसके बाद वो एनसीपी एसपी में आ गए, फिर शिवसेना में आ गए, फिर शिंदे। तो ऐसे लोग जो ये सोचते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं समझता हूँ कि इंसानी फितरत क्या है कि हर आदमी अपना फायदा ही देखता है। फायदा तो दिखता लेकिन है। मैंने अपना पर्सनल फायदा कभी उसमें देखा नहीं। क्या बात है, मैंने फायदा देखा, हमारे मुमरा का फायदा देखा, क्या? क्योंकि मुमरा मेरा गांव है। जब वो गांव अच्छा होगा, गांव में सुविधा बढ़ेगी, तो हमको उसका बेनिफिट मिलेगा ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो हमेशा मैंने फायदा देखा। थाना में अगर मैं कोई पार्टी में गया हूँ तो मैंने विकास का मुद्दे को देख के वो पार्टी में ज्वाइन किया। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखेंगे कि थाना में जो सत्ता में रही वही पार्टी के साथ में मैं जुड़ा, क्या बात। फिर बाद में एनसीपी में मैं जुड़ा। राइट लेकिन वो सब दिखावा था राइट राइट। कि इतना विकास कर रहे, उतना विकास कर रहे। आप देखेंगे, आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ मुझे थोड़ा आप ये बात को आगे लेंगे, बिल्कुल। लेकिन मैं थोड़ा बिफोर बता रहा हूँ ये बात को, क्योंकि क्या है कि ये जो समझता हूँ कि 2022 5 मार्च, उस वक्त हमारी नगर सेवक की जो 2017 में नगर सेवक बने थे, तो वो 22 में हमारी उसकी मुदत खत्म हो गई थी, कारपोरेशन की, कारपोरेटर की। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद में आप देखेंगे कि जिस तरीके से मुमरा में नगर सेवक का नगर सेवक निधि बंद हो गया। राइट राइट राइट। तो उसके बाद में जिस तरीके से आमदार के माध्यम से जो उस वक्त काम होना चाहिए था, वो काम कहीं दिखा नहीं, कहीं नहीं दिखा। लेकिन हमने एकनाथ शिंदे साहब जब सीएम बने, उनके लड़के एमपी है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी। राइट राइट। तो आप श्रीकांत शिंदे जी जी, अगर आप देखेंगे तो उनके माध्यम से आज जो मुमरा में बहुत सारे जो ऐसे डेवलपमेंट के काम है वो हो रहे हैं। राइट राइट। आप देखेंगे कि आज जो बस स्टॉप मुमरा में देखे होंगे किस तरीके से, अगर आज श्रीकांत शिंदे के माध्यम से जो उन्होंने निधि दिया उसके माध्यम से बस स्टॉप बनाए जा रहे हैं। आप देखेंगे कहीं पर ऐसे जो नालों का जो प्रॉब्लम्स था, जो बहुत साल पहले बने हुए थे आईएनडीपी के माध्यम से नाले, तो 20-20 साल हुआ है उनको, और वो नाले धंस गए हैं। तो वो नालों का काम होना जरूरी है, क्योंकि आजू बाजू के जो बिल्डिंग्स है या घर है उनको वो कभी भी खतरा हो सकता है। उसकी वजह से हर बार नाले, जब नाला का पानी बढ़ जाता है या नाला थोड़ा ये होता है, तो आजू बाजू की बिल्डिंगों को खाली करना पड़ता है कारपोरेशन को। तो वो हिसाब से वो जो नाले थे, वो नाले के लिए डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने, एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से वो बजट बहुत अच्छा दिया, और मैं समझता हूँ कि मुमरा के वो नालों का भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप तालाब का देखेंगे, कौसा तालाब का, शंकर मंदिर तालाब का देखेंगे। राइट राइट राइट। तो शंकर मंदिर में एक गार्डन बनाया जा रहा है, वो देखिए। बहुत से ऐसे जो काम है वो उनके माध्यम से हो रहे, और बहुत सारे ऐसे जो रोड्स थे, जो कब्रिस्तान के रोड है, जैसे कि बोरी कब्रिस्तान का रोड है, फिर आप देखेंगे आगे जाके शिया कब्रिस्तान का जो रोड है, ये जो रोड है वो उनके जो अंदर जाने के जो प्रॉब्लम्स थे रास्ते के, तो वो प्रॉब्लम्स भी उनके माध्यम से सॉल्व हो गए। तो आप वो चीज़ को अगर देखेंगे कि जिस तरीके से उनके माध्यम से अगर वो काम होता है, बजट प्रोविजन करके वो काम होता है, तो आमदार के माध्यम से अभी तक वो जो नगर सेवक का मुद्दत खत्म हो गया, उसके बाद में आमदार के माध्यम से कौन सा काम हुआ है? हाँ, ईयरली जो उनको निधि मिलती है, ईयरली जो उनको आमदार निधि मिलता है, वो निधि किधर है? राइट, वो कुछ 5 करोड़ मिलता है ना दादा, कितना? हाँ, वो तो मैं पहले से बोल रहा हूँ, जब 2009 में चुन के आए तो उनको 2 करोड़ मिलता था। अच्छा, तो ईयरली उनको 2 करोड़ मिलता था, तो 5 साल का कितना 10 करोड़ हो गया। 10 करोड़ हो गया। फिर उसके बाद में शायद मेरे ख्याल से 2014 के बाद में उनको कुछ ज्यादा मिलने लग गया। राइट। तो वो सब निधि, मैं वो निधि की बात करता हूँ। हर बार मैं निधि पूछता हूँ कि वो निधि कहाँ पर है, आमदार निधि का। वो उन्होंने क्या किया है कि जितने पहले उनके पास नगर सेवक थे, 2022 के पहले उनके पास नगर सेवक थे। तो नगर सेवक से लेटर लेते थे अपने अपने वार्ड के। वो तो कोई वार्ड में देखने नहीं जाता था कि कहाँ पर रोड है, कहाँ पर गटर टूटा हुआ है, कहाँ रोड है या कहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, वो तो कभी देखने नहीं गया। लेकिन जो नगर सेवक के जो लेटर जाते थे कारपोरेशन में कि ये काम करना है, वो काम करना है, तो वो लेटर का सब क्या करता था, वो पूरा एक
क्लब करता था वो Right. बजट अगर हो गया तो वो बजट को पूरा क्लब करता था, उसका टेंडर निकाल के पहले उसका टकेवारी उठा के वो क्रेडिट भी लेने को जाता था, Right. क्रेडिट भी लेता था और उसका टकेवारी भी ले लेता था। राइट राइट तो और तब वो मालूम पड़ता था कि काम हो रहे, बिल्कुल तो लोगों को ऐसा लगता था कि आमदार के माध्यम से काम हो लेकिन 2022 के बाद 5 मार्च के बाद कहाँ पर ऐसा कुछ उद्घाटन हुआ है आमदार के माध्यम से? कुछ नहीं। तो जो काम हुए वो कॉर्पोरेशन के माध्यम से हुआ है। Right. और आमदार ने जो उसका फंड था, जो स्थानिक आमदारांचं विकास कार्यक्रम जिसको बोलते, राइट वो माध्यम से जो काम हुआ है वो भी कहीं हुआ नहीं, बिल्कुल। तो वो भी निधि उसने पूरा गायब कर दी है। अभी वो दूर की, वो तो समझो 2022 के बाद 5 मार्च की बात बता रहा हूँ, 5 मार्च 2022 के बाद नगर सेवक का कार्यकाल खत्म होने के बाद आमदार निधि कहीं भी दिखाई नहीं दिया। राइट राइट वो तो जाने दो, लेकिन अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 2024 में इलेक्शन हुआ, राइट लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ right. अभी वो इलेक्शन को मेरे ख्याल से एक साल होने को है, एक साल हो गया, हाँ एक साल हो गया, तो एक साल हो गया। तो उसके माध्यम से जो आमदार निधि के माध्यम से जो एक्स्ट्रा आमदार निधि जाने दो या हाँ। शासन का निधि जाने दो, Right. लेकिन आमदार निधि का जो एक साल में काम दिखना मांगता था, हाँ। वो काम भी किधर है? वो भी चालू नहीं हुआ अभी कहीं भी। तो मैं वही लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो आदमी इस कारपोरेशन के माध्यम से जो काम हो रहे हैं उसका क्रेडिट ले रहा है और बाकायदा बता रहा है कि मैंने काम किया, मैंने विकास किया, तो मैं समझता हूँ कि कोई विकास नहीं हुआ है। और उसको सिर्फ अगर सवाल पूछ सकता है, मैं तो सवाल पूछता हूँ आपके माध्यम से कि आमदार निधि, इतने सालों का आमदार निधि का क्या क्या काम है, वो मैं अभी मेरे को पूरा उसका मालूमात मैं निकाला हूँ, वो पूरा मालूमात मेरे को मिलेगा, वो आपके सामने मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से उसको ये भी सवाल पूछता हूँ कि आमदार निधि का काम किधर किया है और टोटल आमदार निधि कितना है वो भी बताऊंगा, और काम कितना हुआ है वो मेरे को बता दे। मैं ये सवाल आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूँ। क्या बात है, वो बहुत अच्छा सवाल है दादा, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से 5 करोड़ मिल रहा है हर साल का, तो आप 5 साल बैठे हुए हैं, 25 करोड़ का सवाल है वो कहाँ गया, उसका तो अकाउंटेबिलिटी आपको आवाम को देना ही पड़ेगा। सिर्फ आप मुंब्रा में एक ग्रैंड मुशायरा लेकर इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाकर आप 25 करोड़ नहीं दिखा सकते कि आपने यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मुंबई में जो मुंब्रा है दादा, मुंबई का एक पार्ट है और मुंबई सिटी ऑफ ड्रीम है, ख्वाबों की नगरी है। इसके बावजूद यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इतनी ख़राब है मुंब्रा के अंदर, यहाँ पर साफ़ सफाई का इतना इशू है, तो ये देखना चाहिए, जो हमारे आमदार हैं उनको देखना चाहिए, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एनसीपी एसपी आपने छोड़ा, तो उसका एक कोई ख़ास रीज़न क्या था? खास रीज़न आपको एक बताना चाहता हूँ कि वो जो आमदार है ना, बहुत झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। जब मैं उनके साथ, मैं सबसे बड़ा उनका कॉम्पिटिटर होने के बावजूद भी मैंने उनको सरेंडर किया था। आप सरेंडर समझ सकते, 2016 में मैंने उनको सरेंडर किया था। क्यों सरेंडर किया था? कि इसके जो कार्यकर्ता है या उसके जो कुछ, वो बहुत परेशान करते थे, उसकी वजह से मैंने सरेंडर कर दिया कि अपने को शांति से जीवन जीने का है। वो उस हिसाब से मैंने वो बात कह के मैं उनके साथ में जुड़ा हुआ था। और नजीब भाई मेरे को बोले थे कि तू आ जा, अपन देख लेंगे क्या है वो। राइट। तो लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। बावजूद उसके, मैं उनके साथ में रहने के बावजूद भी, 2017 में मैं उनके साथ में रहने के बावजूद भी वो आदमी ने मुझे हराने की पूरी कोशिश किया था। राइट। और जितना मेरा समझो कुछ बिजनेस का या कुछ भी है या मेरा पर्सनल कुछ भी है, तो उसमें उसने मुझे बहुत डैमेज किया। मैंने ये बात उसको 2 घंटा उसको समझा के बताया कि उसने मेरे को बुलाया था 2022 में कि तू आ जा। मैं बोला माफ़ करना मुझे, इसके बाद में मेरे को कभी मेरे को तेरे साथ में रहने का ही नहीं, क्योंकि तू जिस तरीके से झूठ बात करता है ना, वो मुझे पसंद नहीं। और सबसे बात उसको मैंने सब बात बता दिया कि तू जिस तरीके से मुझे 5 साल में डैमेज किया ना, मैंने पूरा उसको बात बताया। लेकिन मैं बोला तेरे को एक बात बताता हूँ कि तू विशु को बोलता है कि तू राजन किने के सामने लड़ेगा, तो उस वक्त उसने कसम लेना चालू किया, माँ की कसम, बाप की कसम। तो मैंने कहा कसम खाने की किसी को जरूरत नहीं रहती, झूठा रहता है ना, झूठा, उसको कसम खाने की जरूरत पड़ती है। तो मैंने उसको ऐसा बोला तू झूठा 1 नंबर का। मैं ऐसा बोला तू खोटा है, ऐसा खोटा झूठा है, और ऐसा बोल के मैं उठ के निकल गया वहां से। तो वो कुछ करता नहीं है और दूसरा कोई करेगा, उसकी क्रेडिट लेने को वो पहले ही पहुंच जाएगा, ऐसा।
इसके लिए उसको छोड़ना पड़ा। दादा वो खुद भी मेरे ख्याल से एक पीएचडी डिग्री होल्डर है, और उसके बावजूद भी मुम्बरा में 15-16 साल से होने के बावजूद भी मुम्बरा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, जबकि उनको पता है कि एजुकेशन का कितना इम्पोर्टेंस है अभी के टाइम पर। और 16 साल से एक एमएलए जो मुम्बरा में राज कर रहा है, ना ही वो नशा कम कर पा रहा है, ख़त्म की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ना ही कम कर पा रहा है नशा, और नशे के साथ साथ वहाँ जो प्रॉपर गार्बेज का सिस्टम है, साफ़ सफाई का, वो भी नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों? आपको पहले तो मैं एजुकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन के बारे में पहले तो समझो आरटीआई का ये नहीं था, राइट। आरटीई का कोई ऐसा हाँ। मसला उस वक्त नहीं था, ये आरटीई का कायदा ही नहीं था। राइट। तो उस वक्त इतने एडमिशंस करते थे ना हम लोग, तो वो एडमिशंस बहुत करते थे, ये आमदार के पहले। राइट। लेकिन आज आप देखेंगे, आज हम लोग थाना में किधर भी जो पेरेंट्स आते, जिस तरीके से हमारे से हो सके उतना हम लोग हाथ पैर जोड़ के जिधर भी स्कूल कॉलेज किधर भी हम लोग एडमिशन के लिए जाते थे। राइट। और वो करके भी लेते थे, कुछ एडमिशन दीघे साहब के माध्यम से भी करते थे हम लोग उस वक्त। लेकिन आप एक बात बताना चाहता हूँ कि मुम्बरा में जो स्कूल कॉलेज है, या मुम्बरा के जो पेरेंट्स हैं, मुम्बरा के बच्चे, आप देखते होंगे कि पूरा आजू बाजू का जो एरिया है, डोंबोली है, समझो कल्याण है, या पलावा है, आप देखेंगे नई मुंबई खारगर है, आप देखेंगे कलवा है, थाना है, कई भी हमारे मुम्बरा के जो बच्चे हैं वो एजुकेशन के लिए बाहर जाते। राइट। बराबर जाते। लेकिन मेरे को एक बच्चा ऐसा बताओ जो बाहर से मुम्बरा में आता है एजुकेशन के लिए। सही बात है। क्यों आता नहीं? क्योंकि वहां पर कोई एजुकेशन का ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ। कि उसको वहाँ एजुकेशन अच्छा मिले या हाँ। कुछ भी ऐसा। मुम्बरा में आता है, वो खारडी कॉलेज में आता है। वो खारडी कॉलेज का जब हम लोग साथ में थे तो मैंने उनको एक बात किया था कि ये है ना, ये डिप्लोमा कॉलेज है। राइट। डिप्लोमा ही इधर कर सकते। राइट। तो उसके लिए मैंने शिंदे साहब को भी लेटर दिया हो कि आप इसको डिग्री कॉलेज कीजिए, डिग्री। तो वहाँ कैसा है कि डिग्री करेगा तो बच्चे लोग को फिर किधर जाना नहीं पड़ेगा। अभी हमारे मुम्बरा के बच्चे लोग का भी बहुत सारा एडमिशन होता है उधर, और बाहर से भी बहुत लोग आते हैं। तो उसको डिप्लोमा को डिग्री कॉलेज होना जरूरी। डिग्री होएगा तो वहाँ पर वो बीई कर सकता है। राइट। सही है। तो बीई करने के बाद फिर वो भले आगे किधर जावे, लेकिन वहाँ पर जो ध्यान देना चाहिए वहाँ पर भी ध्यान नहीं देता है। राइट। तो अभी फिर बाद में अपने वो साफ सफाई के तरीके से आप साफ सफाई के बारे में बोला। अभी कारपोरेशन के माध्यम से जिस तरीके से साफ सफाई होती थी, जो समझे रेगुलर हम जहाँ तक थे नगर से, उस वक्त की बात हम लोग देखते थे कि कारपोरेशन जब नाले सफाई के बारे में बहुत अच्छा तरीके से ये करता था। राइट। फिर बारिश आने से पहले जो रोड को एक ब्रशिंग करने का एक सिस्टम था। राइट। क्योंकि रोड पहले डामर के रोड थे, तो उसको डामर के रोड के ऊपर अगर थोड़ा भी कीचड़ होता है तो डामर पूरा खत्म हो जाता है, उसका वो जो ये रहता है वो खत्म हो जाता है। उसकी वजह से डामर के रोड के ऊपर जो मट्टी है वो मट्टी साफ करने को हम लोग लगा देते, ताकि बारिश में वो मट्टी जमा होके कीचड़ नहीं होके रोड खराब नहीं हुए। तो वो ब्रशिंग का सिस्टम था वो भी खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? यहाँ पर हमारे विधायक के माध्यम से जो प्राइवेट क्रिस्टल कंपनी है वो लाया गया। प्राइवेट, फिर उसके बाद में अभिषेक आया, फिर अभी क्रिस्टल आया। तो जो जिस तरीके से एक आप सोचते हैं कि एक प्राइवेट जो कंपनी रहती है वो कंपनी एक अलग रहती है, जो एक काम करने वाला जो कारपोरेशन का जो लेबर रहता है, राइट कामगार रहता है, वो एक अलग तरीके से काम करता है, अलग। तो जिस तरीके से अभी यहाँ पर आमदार हर काम का जो कारपोरेशन के काम है उसका क्रेडिट लेने को पहुंच जाता है कि मैंने विकास किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अभी वो रोड का कुछ लेके आया है, वो रोड में ये कर रहा। लेकिन जब डंपिंग ग्राउंड की बात आती है तो डंपिंग ग्राउंड की बात आती है तो वो सीधा कारपोरेशन के ऊपर थोप देता है, ये कारपोरेशन का काम है, कारपोरेशन डंपिंग ग्राउंड नहीं दे सकी, कारपोरेशन डैम नहीं दे सकी। तो ये सब पानी का मुद्दा जब आता है तो कारपोरेशन डैम नहीं दे सकी। तो ये जो काम है, ये आमदार को जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए आप विधानसभा में कभी आवाज उठाया क्या इसके बारे में? आपने आवाज किसके ऊपर उठाया?
कौन सी बातों के ऊपर आवाज उठाया, राइट, किसी को तड़ीपार करने का है, किसी की चौकसी लगाने का है, ये सब क्या करने का है तुमको? अभी तुम्हारे को आप देखेंगे कि मैं समझता हूँ कि मुझे जहां तक, जैसे आपने नशे की बात किया, राइट, ये साफ सफाई की तो बात की, आपको मालूम है कि मुमरा में किस तरीके से मुमरा की वाट लग गई साफ सफाई के बारे में, पूरा कचरा रोड पे आता है। तो ये सब चीजों को ठीक है, कारपोरेशन के पास अभी जिस तरीके से डंपिंग ग्राउंड होना चाहिए था वो नहीं है, लेकिन कारपोरेशन कोशिश कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हर बात कारपोरेशन के ऊपर थोपेंगे तो एक आमदार के नाते तुमको उसके लिए आंदोलन करना चाहिए। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हर बात हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जब हम कोई काम करने को जाते हैं तो उसका क्रेडिट लेने को या काम होता है तो क्रेडिट लेने को आप पहले पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने आमदार चुना है कि भाई अगर कुछ होता है तो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक विधायक का काम है कि ये जो शासन लेवल के जो काम है सरकार, तो वहां से वो उनको लेके आना चाहिए वो काम। हमारे तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या प्रॉब्लम है तुमको मालूम है, तो उस प्रॉब्लम के लिए आपने कभी अपना विधानसभा में कभी आवाज उठाया क्या? बिल्कुल नहीं उठाया। आप मुमरा में आप देख सकते हैं, जहां तक मुझे नॉलेज है या मुझे भी इस चीज से मैं इस दौर से गुजरा हूं कि मैं समझता हूँ कि जो चरस गांजा पीते हैं ना, नशे के बारे में आप बात करना चाहते, तो मुझे मालूम है कि चरस गांजा पीता है ना, उस इंसान को कभी कोई क्या बोलते हैं उसको, रिहैब सेंटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, या उसको रिहैब सेंटर में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप आदमी ड्रग्स, जिसको एमडी जैसा ड्रग्स है या दूसरा कोई ड्रग्स है को, तो वो जब आदमी सेवन करता है ना, तो उसको फिर वो बहुत ज्यादा पैमाने में उसको सेवन करने की आदत लग जाती है। और उसको फिर वो आदत लगने के बाद वो एकदम आपे से बाहर हो जाता है, और फिर वो कुछ भी करना, नशा के लिए कुछ भी देखता नहीं। वो घर में फिर घर का दागीना है या माँ का कुछ ये है या बहन का कुछ ये है, तो वो चुरा के लेके जाके वो नशा खरीद के वो नशा करेगा ही। तो ये जब नशा करेगा तो वो बहुत ज्यादा नशा में हो जाता है, तो वो बर्बादी होने के कगार पे आता है। तो हमारे बच्चों को, मुमरा के बच्चों को 2009 से पहले आप देखें या कहीं सुने होंगे कि 2009 से पहले हमारे कोई भी मुमरा के बच्चों को रिहाब में डालने की जरूरत पड़ी क्या? लेकिन 2009 के बाद जब हमारे शहर में एमडी आया, ये तो आपको भी मालूम है एमडी कौन लाया और किसके साथी है। लेकिन मैं चाहूंगा दादा कि आप यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा तफसील से बताएं कि एक्चुअली ये नशा या एमडी जो भी है वो मुमरा में आ कहाँ से रहा है, क्योंकि ख़त्म तो हो नहीं रहा है लेकिन कहीं ना कहीं से तो आ रहा है, तो वो ला कौन रहा है? अभी ला रहा है ये इनके ही लोग हैं। अभी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आपको भी ये चीज़ मालूम है कि हमारे जो विधायक है वो 1 किलो एमडी विधानसभा में लेके जाके बताया था, ये देखो। अरे, तो वो विधायक को जब एमडी मिलता है तो उसको मालूम है कि कौन एमडी लेके आ रहा है और कहाँ से मुमरा में एमडी आ रहा है। अभी मुमरा में कल परसों में 1 किलो चरस पकड़ा गया। तो ये सब चीजें हैं, जब आप एक पुलिस प्रशासन के ऊपर आपका जो दबाव होना चाहिए कि यहाँ पर उन पुलिस को भी मालूम है कौन धंधा करते हैं, क्या ये सब कौन बेचते हैं, ये सब पुलिस को भी मालूम है। लेकिन जब पुलिस के ऊपर जब दबाव आएगा कि इनको कोई हाथ नहीं लगाने का, या वो छोड़ो, लेकिन जब बच्चे लोग, हमारे मुमरा के बच्चे लोग, बहुत से ऐसे स्पॉट है वहां पर जो नशे के लिए बैठते, तो वो स्पॉट को ये करना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। राइट। तो इसके ऊपर आमदार का कहीं दबाव है क्या? या हमारे पुलिस प्रशासन के ऊपर कहीं दबाव है क्या आमदार का? कुछ भी नहीं है। सीसीटीवी कैमरास लगाना चाहिए। तो इसकी वजह से अभी सीसीटीवी कैमरास भी है, तो वो जो नशा करने वाले वो तोड़ फोड़ डालते, वो भी है ना। तो ये मेन तो क्या पुलिस का काम है। पुलिस का काम है, आमदार का दबाव होना चाहिए पुलिस के ऊपर कि आप जिस तरीके से हर चीज के लिए आंदोलन करते, झूठा आंदोलन करते, तो उस तरीके से मैं समझता हूँ कि कभी सच्चा आंदोलन कीजिए हमारे मुमरा के बच्चों के फ्यूचर के लिए। बिल्कुल। तो वो सब करना चाहिए ना। कहाँ हो रहा है वो सब चीजें? नहीं हो रही है, वो सारी चीजें नहीं हो रही है। गार्बेज वाले सिस्टम को प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, बिजली वाले सिस्टम को टोरेंट को लाकर प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, एजुकेशन पे बात नहीं हो रही है, नशा खत्म नहीं हो रहा है, नशा आते ही जा रहा है, ट्रैफिक के ऊपर बात नहीं हो रही है। राइट, ये सारी चीजें मुमरा के अंदर ऑन गोइंग ही है। कहाँ बात हो रही है कोई चीज के ऊपर? राइट।
और दादा GR पाटिल जो स्कूल कॉलेज है वो आपका ही है? नहीं, हमारा नहीं है, लेकिन वो हमारे पिताजी थे और हमारे गांव के पहले पाटिल रहते थे, राइट राइट पुलिस पाटिल जिसको बोलते हैं। राइट वो हमारे अविनाश कीने जो हमारे साथ में थे, उनके पिताजी थे पुलिस Right. पाटिल, लक्ष्मण माए कीने। राइट। तो उस वक्त पाटिल का गांव में बहुत अच्छी तरीके से चलता था। हाँ हाँ। तो वो जब रेलवे ट्रैक के बाजू में एक स्कूल है GR पाटिल, राइट राइट। जोनले स्कूल। तो जोनले स्कूल के जो पाटिल सर थे और ठाकुर मैडम थी, तो उन्होंने कहा था कि हमको कहीं जगह का व्यवस्था करके दीजिए। तो वो उस वक्त वो गांव के पाटिल थे लक्ष्मण माया की ने, उन्होंने वो उनको कहा था कि ये जो सरकारी जगह है, आप वो सरकारी जगह को लेके आप उसको वहाँ कॉलेज बना दीजिए। तो वो वहाँ पर वो कॉलेज बन गया था। राइट राइट राइट। तो दादा लोगों का कहना है कि GR पाटिल के आसपास भी, गेट के आसपास, वहां पर भी नशा होता है। बहुत नशा होता है, लेकिन क्या होता है कि उन लोग स्कूल कॉलेज तो समझो एक अपना पीरियड रहता है, राइट उस पीरियड तक ही खुले रहेंगे और उसके बाद में वॉचमैन रहेंगे। तो वो वहाँ जो एरिया आजू बाजू में रहेगा, तो वॉचमैन जो रहेगा वो अपने कंपाउंड के अंदर रहेगा, लेकिन उसके आजू बाजू में वो कहाँ देखने जाएगा। तो वो जो नशे का है, तो बच्चे जो नशा करते तो उनको थोड़ा सा भी अंधेरा अगर कहीं मिल जाता है तो उन लोग वहां पर अपना शुरू कर डालते। राइट राइट। तो ये वहां पर जो जिस तरीके से एक वहां पर जो लोगों का आना जाना रहता है, तो वो उतना ये नहीं रहता है। राइट राइट राइट। तो उस वजह से वहां थोड़ा कहीं भी अंधेरा मिला तो वो नशा चालू करते, इसके लिए वो आजू बाजू के एरिया थोड़ा जरा वो ज्यादा नशे का ये रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दादा सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमको चलना फिरना, बड़े लोगों को, बच्चों को थोड़ा खेल कूद, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आज मुमरा को प्लेग्राउंड देने की बजाय MCA बनाया जा रहा है, तो ये कितना सच है कि प्लेग्राउंड छीन कर MCA बनाया जा रहा है? अभी आप देखेंगे कि आज मित्तल में जितने रिजर्वेशन थे, उस रिजर्वेशन की कैसे हमारे आमदार ने वाट लगाया। और आमदार तो कहते हैं कि मैं आया तो रिजर्वेशन को बचा रहा हूँ। कुछ भी नहीं, कितने रिजर्वेशन थे मैं आपको बता सकता हूँ, कम से कम 60-70 रिजर्वेशन थे पहले स्टार्ट में। आपको मैं बताना चाहता हूँ 2005 में मैंने जब सभागृह नेता बन गया कारपोरेशन में, राइट, सभागृह नेता बन गया, तो उस वक्त मैंने स्टेडियम का जो प्रपोजल था, राइट, जो अबुल मौलाना स्टेडियम है MMLE में, उस स्टेडियम की नींव मैंने रखा था। क्या बात। बाकायदा 2005 में उसके प्रस्ताव की सूचना रखा, महासभा में मंजूरी करके लिया। उसके बाद में 2007 में जब मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बन गया, उसको बजट प्रोविजन किया, उसका काम पूरा करके ले लिया। 2011 में जब मैं वहाँ स्टेडियम काम कंप्लीट हो गया तो देखने गया, तो मैं देखा था कि काम कंप्लीट होने के बावजूद भी उसकी पूरी वायरिंग, उसके पूरे संडास बाथरूम के दरवाजे, पूरे उसके संडास के जो भांडा रहता ना, राइट, वो सब बेसिन वगैरह पूरा तोड़फोड़ कर हुआ था। तो फिर उसके बाद में हमारे मेयर संजय मोरे थे, राइट, तो मैंने उनको मिला और उनको कहा कि मुझे वहाँ पर सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है, राइट राइट। तो फिर वहाँ पर वो सिक्योरिटी हुआ रखे। फिर उसके बाद में फिर उसका वो पूरा काम जो टूट-फूट हुआ था, वायरिंग तोड़ी गई थी, तो वो काम करके लिए और फिर वो 2011 में उसका ओपनिंग करके लिए। राइट राइट। तो ये सब जो काम थे तो उस वक्त हुए थे। आप देखेंगे कि उसके बाद में 2007 में जो मुमरा में BSUP का जो प्रोजेक्ट है, वो भी मैं मेरे माध्यम से लेके आया था। राइट राइट राइट। दादा जो MCA बन रहा है, हाँ, तो जो गरीब बच्चा है जो ऐसे ही बैट उठाएगा, बॉल उठाएगा, जाता है चला जाता है खेलने के लिए, क्या वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं इसको? नहीं कर सकते ना। मैंने तो वही बात किया था कि जहाँ पर आप देखेंगे कि जो थाना में जो सेंट्रल मैदान है, फिर बाद में अभी परसों एक पिक आया था जो हमारे कलवा में खारे विटावा के आगे जो पटनी है ना, पटनी के सामने एक ग्राउंड है, वहां पर जिस तरीके से बच्चे लोग खेलते कि एक स्टम्प इधर लगाए, एक स्टम्प उधर लगाए, तो वो जो बच्चों का खेलना है वो मुमरा में कहाँ है। जिस तरीके से पहले मित्तल ग्राउंड में जो रिजर्वेशन थे, आप देखेंगे पहले वो जो अभी वहां पर जो कब्रिस्तान बना है, राइट, वो कब्रिस्तान का रिजर्वेशन कहाँ पर था, बाकायदा वो ये जो पाम रिवेरा बन रहा है वहां पर वो रिजर्वेशन था। उस रिजर्वेशन को वहां से हटा के
वहाँ पर जहाँ अभी कब्रिस्तान है, राइट, उस कब्रिस्तान की जो रिजर्वेशन था वहाँ पर स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन था, तो वो कब्रिस्तान का रिजर्वेशन स्लॉटर हाउस पे लेके गए और स्लॉटर हाउस को हॉस्पिटल के पीछे डाल दिया। और ये जो कब्रिस्तान का जो रिजर्वेशन था वहाँ पर बिल्डर को आर जोन करके ही दिया। तो ये पूरा जो हमारे आमदार ने पूरा मित्तल की दलाली के लिए ये पूरा रिजर्वेशन की वाट लगाया। राइट 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 राइट। तो हमने अभी वो मैदान के लिए हम लोग तो पूरा कोशिश कर ही रहे। अभी नजीब भाई के माध्यम से भी वो बच्चे हमारे जब आंदोलन पे बैठे थे भूख हड़ताल पर, तो वहाँ पर जो अभी एक मैदान की बात चल रही है और वो हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं भी समझता हूँ कि वो हो जाएगा। उसमें कुछ टेक्निकली जो अड़चने हैं वो दूर करके हम उसको लेके आएंगे। और जो पहले एक आरजी था, एक जो 59 है 55 ऐसा कुछ सर्वे नंबर है उसका जी, तो वो जो सर्वे नंबर है वो भी सर्वे नंबर के जो आरजी थे, राइट, तो उसको आर जोन किया है, उसको भी हम आरजी में एज इट इज रख के वो भी मैदान हम लोग मुमरा वालों के लिए ये करेंगे बाकायदा। उसके लिए हम लोग हाईकोर्ट में जाना पड़े तो भी चलेगा। उसके लिए हम लोग शिंदे साहब से मिले थे और उनको बोले थे कि ये आप हमें करके दे दीजिए, तो उन्होंने भी इसके बारे में कहा है। अभी ये अधिवेशन हो जाएगा तो उसके बाद में फिर एक बार हम लोग जाके शिंदे साहब को मिलेंगे और वो मैदान हम लोग को कैसा मुमरा के बच्चों के लिए मिले, क्योंकि एमसीए सिर्फ बड़े लोगों के लिए बिल्कुल कि बड़े लोग आप समझ सकते हैं कि एक बैट अगर लेने जाओ तो 5-6 हज़ार का बैट मिलता है सीजन का बैट ले, वो पूरा अगर किट लेने जाओ तो 12-13 हज़ार का किट लेना पड़ता है वो सब, और उसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करना है। लेकिन हमने जब शमीम खान साहब को यहाँ बुलाकर पूछा कि एमसीए जब चालू हो जाएगा तो अगर किसी भी एक बच्चे से पैसे की डिमांड की गई या पैसा मांगा गया तो किसको पकड़ा जाए, तो शमीम खान साहब ने कहा कि एक भी बच्चे से 1 रुपए की भी मांग नहीं की जाएगी, मैं खड़ा हूँ, मेरे कॉलर को आकर पकड़े। तो उस टाइम अभी उनके ऊपर भी यकीन नहीं रख सकते ना, वो तो बात करने के लिए तो वो विधायक के इस बातों में आके जज्बात में कुछ भी बात कर जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि 2 बार उन्होंने टोरेंट के बारे में भी कहा था कि टोरेंट को मेरे लास्ट पे से जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में टोरेंट में जाके उन्होंने वो गले में भी डाला था फंदा। तो अभी वो ठीक है, वो आदमी मैं समझता हूँ कि अपने हद तक जो समाज के लिए करना चाहता है वो करते ही, लेकिन जो आमदार की वजह से जज्बात में बहके जाते हैं तो उनको वो चीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आमदार एक नंबर का झूठा है और उसकी वजह से वो खुद झूठे पड़ जाते हैं। तो अभी हालांकि उनको भी ये सोचना चाहिए, वो भी देखते हैं कि किस तरीके से वो आमदार यहाँ पर लोगों को गुमराह कर रहा है हर बात में। अभी आप देखेंगे कि ये जो इलेक्शन हुआ था जी विधानसभा का जी 2024 में, तो मैं समझता हूँ कि आपने भी देखा होगा मुमरा में कि जो लड़ाई नजीब मुल्ला और हमारे आवाड़ है जितेंद्र आवाड़, इनकी जो लड़ाई थी वो एकदम कांटे की लड़ाई ऐसा लग रहा था। बिल्कुल। अगर आमदार को इतना विश्वास होता कि मैं 1 लाख वोट से जीत रहा हूँ तो वो गली कूचे जाके, और जिसने इतना सालों में समझो विकास किया है, 15 सालों में जो विकास करता है आदमी, तो उसको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं जीत जाऊंगा। लेकिन उस आमदार को इतना झूठ बोलना पड़ा। हालांकि जो सामने वाले नजीब भाई थे कैंडिडेट, उनको ऐसा बताना पड़ा लोगों को कि बीजेपी का कैंडिडेट है। तो ये सब जो झूठ है नैरेटिव फैलाने में ये आमदार सबसे बड़ा माहिर है, इसमें कि नैरेटिव फैलाने में तो सबसे बड़ा माहिर है। बिल्कुल। तो ये नजीब भाई के खिलाफ इन्होंने इतने सब हथकंडे अपनाए। फिर बाद में मैं समझता हूँ कि 2009 में जो मैं इलेक्शन लड़ा था तो वो जो टीम थी नजीब भाई के साथ में, उसमें से आवाड़ और नजीब भाई के साथ में तो एक ही साथ में थे उन लोग। तो वो जो टीम थी उसमें से मैं समझता हूँ कि 50% लोग नजीब भाई के साथ में थे। उसके बावजूद भी नजीब भाई को 96,000 का लीड सहना पड़ा। वो तो गलत, मुझे तो हजम ही नहीं हो रहा है। मैं तो कितने लोगों से पूछता हूँ कि ये जो आपने समझो खाना खाया है, आपने अगर कितनी बार खाना खाया होगा, तो बोले दिन में 2-3 बार खाना खाते, या 2-3 दिन में खाना पर डे 2 बार खाते हम लोग। मैं बोला खाना खाते तो वो हजम होता है, लेकिन ये 96,000 का लीड हजम होता है क्या आपको? जब एक आमदार गली गली गुच्छे जाके भीख मांग रहा था वोटों के लिए, तो 96,000 का लीड कैसे मिल रहा है? तो मैं आपसे आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। उनका कहना ऐसा है कि ये जो बीजेपी की जो महाराष्ट्र में जो 132 सीट आई,
तो उनका कहना है, और उनके जो पवार साहब है उनके पिताजी, उनका कहना है कि अवार्ड साहब और उनके पिताजी पवार साहब का कहना है कि बीजेपी ने मशीन सेट करके वो 132 सीट आए, लेकिन वो 132 सीट वो काउंटिंग में उनकी गलती हो रहा है। वो 132 नहीं है बीजेपी की, वो 133 है जो मुमरा की एक है, वो कलवा मुमरा की। अच्छा, समझ सकते हैं इस बात को आप। तो मैं अगर उनको बोलते हैं कि मशीन सेटिंग करके आए है, तो हम भी बोलते हैं कि ये जो मुमरा की सीट है ये भी मशीन सेट करके ही आई है। राइट। इतना लीड तो हम समझते हार जाते थे, चलता था, एक 10-15 हजार 20,000 वोटों से हार जाते थे, चलता था, लेकिन इतना 96 का लीड तो कोई बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था। बिल्कुल। और दादा, डिफेंडर पर घूमने वाला विधायक जब लोगों के सर से छत छीनी जाती है, इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिरा दिया जाता है, उस टाइम पर वो विधायक गायब होता है। लेकिन जैसे ही एमसीए की बात आती है, एमसीए पर उस विधायक का सैकड़ों स्टेटमेंट आ जाता है, और जिनका घर गिरा दिया गया, जो सिस्टम ने कहा इलीगल है और गिरा दिया गया, उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। बशीर बद्र है, एक कवि है, उनका शेर मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। क्या बात। तो लोगों की जो बिल्डिंगें हैं वो गिरा दी जा रही है, उनके घर को गिरा दिया जा रहा है। लेकिन हमारे जो विधायक साहब हैं, उनको एमसीए की पड़ी है, एमसीए पर वो स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि जब ऐसी बिल्डिंग्स बन रही होती है, कंस्ट्रक्ट हो रही होती है, उस टाइम पर सिस्टम कहाँ गायब होता है? वो उस टाइम पर क्यों नहीं रोक लगाता है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? ये जब हमने तो ये बात पहले ही कही है कि कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन करता है बिल्डिंग, उसका जो प्लिंथ है, प्लिंथ के ऊपर ही आप घाव डालो ना। राइट। तो प्लिंथ ही नहीं बनेगी तो बिल्डिंग बनेगी नहीं, बिल्डिंग बनेगी नहीं तो वहां पर कोई लेने जाएगा ही नहीं। तो हम लोग पहले से ही ये कहते आए कि आप कोई भी अगर इनलीगल कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको जो मूल है उसके ऊपर ही घाव डालो ना। राइट, एकदम सही है। तो दादा, जब ये इलीगल कंस्ट्रक्शन बन रहा होता है तो कितने लोगों का हिस्सा होता है उसमें? कौन किस को हिस्सा मिलता है? अभी क्या है कि इसमें बहुत सारे लोगों का रहता है कि कारपोरेटर भी रहते, फिर यहाँ का विधायक का तो पहले सबसे बड़ा ये रहता है कि उसको ये रहता है सब, उसके माध्यम से ही सब अधिकारियों को मैनेज किया जाता है। आप देखे होंगे कि कितने अधिकारी के बारे में उन्होंने खिलाफ बोला है, फिर बाद में उनके खेमे में ही आके खड़े हुए, उनके साथ में ही खड़े हुए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, आप पूरा कहते हैं कि मैं इस महाराष्ट्र का सेकुलर या देश का पूरा सेकुलर लीडर हूँ, ऐसा बोलते हैं ना खुद को कि मैं सेकुलर लीडर हूँ। राइट। जब सेकुलर लीडर है, आप कल्याण के लिए, कोई चीज के लिए बात करने के लिए वहां पर जा सकते हैं, कल्याण में जा सकते हैं। तो आपके बाजू में जो आपके वोटर्स है सिलपाटा में, वहां उनके घर जब तोड़े जा रहे थे, तो आप वहां पर जाके बोलते हैं कि ये हमारे लोग ही कंप्लेंट करते, ये करते, वो करते। अरे उसके बारे में कुछ सॉल्यूशन निकालो ना, कुछ तो भी सॉल्यूशन निकालो ना। बिल्कुल कुछ तो भी कहीं तो जाके इसके बारे में बात करो। बिल्कुल। आप कहीं भी जाके बात कर सकते हो तो वो चीज को रोक आ सकती है ना। ठीक है, हम समझते हैं कि हाईकोर्ट, तो हाईकोर्ट को अगर हाईकोर्ट का जो ये है, समझो कई बिल्डिंगों के ऊपर अगर आँच आ रही है तो वो छोड़ के बाकी जो बिल्डिंग है उनके बारे में तो सोचो ना। बिल्कुल। वो लोग बेघर हो रहे हैं, उनके बारे में सोचो ना। उसके बारे में कारपोरेशन को बोलो कि पहले इनका कुछ भी आप सॉल्यूशन निकालो, फिर बाद में बिल्डिंग तोड़ो। राइट। तो ये सब चीजें जो विधायक के माध्यम से होनी चाहिए वो कहीं भी नहीं हो रही है। और दादा, रफीक कामदार जो हिंदुस्तानी रिपोर्टर है, बहुत सारी पॉजिटिविटी मैंने उनके बारे में सुनी है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि जब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तो उनका भी पर स्लैब का उनका भी अमाउंट जाता है उनको। क्या इसमें किसकी सच्चाई है? रफीक कामदार को जाता है। हाँ, लोग कहते हैं कि रफीक कामदार को भी जाता है। इसमें अभी क्या है कि अभी सब ऐसा हुआ है कि अभी मुमरा में पत्रकार भी बहुत है और सब अभी वो एक सिस्टम है ना, वो सिस्टम अभी बन चुकी है वो सिस्टम। तो उसमें आप किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते कि रफीक कामदार को उसका जाता है। ये पूरा सिस्टम ही बन चुका है और वो सिस्टम में सब उसमें इन्वॉल्व है। अभी रफीक कामदार शायद लॉकअप अंदर है, अंदर है। तो वो अंदर है, ये मतलब
उनके साथ ज्यादती हो रही है या जानबूझ के उनको अंदर डाला गया अभी है? ज्यादती तो बहुत सारे लोगों के ऊपर मुमरा में हुई है। आप Right. देखेंगे कि जब विधायक के खिलाफ कोई भी जाता है हाँ, तो उसको फिर तड़ीपारी या फिर उसको अंदर ही जाना पड़ता है। राइट राइट अब मुमरा के बहुत सारे जो लोग हैं, हमारे जो कार्यकर्ता है या नेता है हमारे मुमरा के, राइट उनको बहुत सारे लोगों को सहन करना पड़ा है राइट कि अगर कोई आवाज उठाए आमदार के खिलाफ तो उसको फिर तड़ीपारी हुआ या फिर राइट पुलिस के माध्यम से उसको कहीं ना कहीं तकलीफ में आया है। तो बिल्कुल ये सब जो चीजें हैं ये उसकी वजह से आज रफीक आमदार ये सब जब देख रहा था कि रफीक आमदार ने जो लोगों के लिए आवाज उठा रहा था, उठाई थी, और मैं समझता हूँ कि वो आवाज को कुछ ये भी मिला था, रिस्पांस भी मिला था। राइट 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 तो वो जब रिस्पांस मिला है तो आप देखेंगे कि उसके बाद में जिस तरीके से आमदार के खिलाफ जो कमेंट आ रहे थे, आमदार के खिलाफ जो बातें हो रही थी, आप देखे होंगे इसकी वजह से वो रफीक आमदार को कहीं हीरो नहीं बन जाए, इसके लिए वो उनको साइड में करने के हिसाब से ये सब चीजें की। तो ये बातें हैं। और आप तो जानते ही है कि किस तरीके से इस इंसान की जहनीत है। और मैं हर बार यही बोलते आया हूँ कि ये क्या बोलते हैं उसको, अपना क्या बोलते हैं उसको यार, मैं जो इजरायली, हाँ इजरायली, उसका दिमाग पूरा वो उस तरीके से आप देखेंगे कि वो ये यहाँ पर जो इलेक्शन लड़ा इसके पहले कम से कम 12-15 बार वो इजराइल जाके आ चुका है। और उसको वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, वहाँ का जो वो लोगों के ऊपर कैसा राज करने का, राइट वो पूरा वहाँ की जो स्ट्रेटेजी है वो पूरा सीख के आया हुआ है और वो यहाँ पर आज राज कर रहा है। क्या बात। पहले ऐसा बोलते हैं कि पहले जब शायद आपके इसमें नहीं होगा, पहले जब हम लोग पढ़ाई करते तो इतिहास का एक जैसे हिस्ट्री का एक हम लोग को एक बुक आता था। तो उसमें जब अंग्रेजों की बात आती है तो अंग्रेज पहले हमारे देश में जब आए तो वो व्यापारी बन के आए। राइट और वो शासक बन गए, बोले तो राज्य करते बन गए, व्यापारी म्हणून आले आणि राज्य करते बनले। तो यहाँ पर जो हमारे विधायक जो मुमरा में आए हुए तो वो शासक बन के आए थे और व्यापारी बन गए। क्या बात अच्छी लगी। तो ये सब चीजें है ना, ये मुमरा वालों को हमको बहुत मुमरा वालों तक बहुत पहुंचाना जरूरी है। और मुमरा के लोगों तक, मुमरा वाले अभी तक क्यों नहीं समझते मुझे ये चीज को। आप हमें मत दीजिए, लेकिन कोई अच्छा इंसान ढूंढिए जो आपको ऐसा लगता है कि अभी नजीब भाई जैसा इतना अच्छा कैंडिडेट उसको हमारे मुमरा वालों ने डिनाई कर दिया, तो मुझे बहुत उसके बारे में बहुत बड़ा दुख हुआ। तो बहुत सही कहा दादा आपने कि लोगों को ना ये देखना चाहिए कि हमारे इलाके का विकास कौन कर सकता है। ये ना देखे कि वो कौन सी पार्टी से है, ये देखे कि किसमें कितना कैलिबर है, कितनी कैपेबिलिटीज है, कौन कितना काम कर सकता है। अभी यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, हमने मुमरा में वोटरों से, हमारे आवाम से इतनी हम लोग ने विनती की, इतने हमने आवाज लगाई कि आप एक जीतने वाला कैंडिडेट, लोकसभा का कैंडिडेट श्रीकांत शिंदे है हमारा, जीतने वाला कैंडिडेट, एक सीएम का लड़का, उसने यहाँ पर अपने कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में उसने बहुत सारा निधि दिया, 50-70 कोटी 50 कोटी ऐसा 2 बार उन्होंने निधि दिया। राइट आप उनको हम यही चाहते हैं कि आप उनको जो वोट है ना, एक 40-35 हजार, 40 हजार, 50 हजार एक वोट दे दो, ताकि मुमरा में हम उनको हमारे हक से कह सके कि मुमरा वालों ने आपको वोट दिया है तो मुमरा में आपको काम करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। लेकिन मुमरा वालों ने उस बात को सुना नहीं है। नहीं लिया। हमारे आमदार ने जो नैरेटिव फैलाया था कि संविधान खतरे में है, उस चीज को बहुत पूरे देश भर में चलाया। ये नैरेटिव मुमरा से चला था, हमारे विधायक के माध्यम से फैलाया गया था। तो वो नैरेटिव को बहुत हद तक उस लोकसभा में भी चला। और उस वक्त हमारे मुमरा में जो
हमारे जो कैंडिडेट थे लोकसभा के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, इनको जिस तरीके से वोट मिलना चाहिए तो वो वोट मिले नहीं। राइट। और एक जो लेडी आई हमारे अनजान लेडी, और वो विधायक के बातों पे आके लोगों ने वहां पर 1,30,000 वोट दिए उसको। लेकिन वो लेडी कम से कम हमारे शहर में थैंक्स का बोर्ड लगाने, बैनर भी लगाने को नहीं आई। तो आज अगर वही वोट अगर आप श्रीकांत शिंदे को देते थे, आज आप देखेंगे कि जिस तरीके से आप इतने कल ही बहुत सारे ओपनिंग्स हो गए वहां पर। और कल्याण देखो, फिर अंबरनाथ देखो, बदलापुर देखो, डोंबोली देखो। उसके बावजूद भी नई वोट मिलने के बावजूद भी श्रीकांत शिंदे हमारे शहर को बहुत अच्छा निधि दे रहे, और बहुत ऐसे विकास के काम है उनके माध्यम से चालू भी है और होने वाले भी है और हो भी रहे। तो अगर आप एक आदमी को अगर उसको सराहते, उसको एक थोड़ा एहसास दिलाते कि हम लोग आपके साथ में, तो वो आदमी आपके लिए भी बहुत कुछ करने को तैयार होता है। बिल्कुल। तो ये बात हम मुमरा वालों को बहुत समझाए थे, लेकिन मुमरा वालों ने नहीं समझे। लेकिन उसके बावजूद भी कभी ना कभी तो समझ आ जाएगी, एक ना एक दिन तो आता है। सूरज जब डूबता है तो वो उगने के हिसाब से डूबता है। तो एक ना एक दिन हमारे मुमरा वालों को समझ में आ जाएगी बात। और सही कहा आपने। वो अच्छा बुरा समझने की हमारे मुमरा वालों में समझ आ जाएगी तो बहुत अच्छा होगा, एक ना एक दिन आएगी वो। बहुत सही कहा दादा आपने। और मैं ये भी देखिए, जैसे आपने कहा कि आपके बहुत सारे अपोजिशंस हैं जो आप पर जातिवाद का भी इल्ज़ाम लगाते हैं। इसी तरह से ठीक एक इल्ज़ाम लगाते हैं, वो आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप इसका जवाब आप उनको कैसे देते हैं। वो अपोजिशन या फिर कुछ लोगों का ये कहना है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी, वो कहते हैं कि जो राजन कीने हैं उनका भी घर इलीगल कंस्ट्रक्टेड है या फिर इलीगल जगह पे कंस्ट्रक्टेड है। तो आप इसको कैसे डिफेंड करते हैं उन लोगों के लिए? क्या है कि अभी वो जो हमारा पुराना जो घर था वहां पर, 1916 साल में बना था, जब ये फास्ट ट्रैक रेलवे का जो फास्ट ट्रैक है ना, उस वो पहले घर हमारा उधर था। बहुत बड़ा घर था हम लोग का। तो उसके बाद में 2016 में जब रेलवे वहां से आई तो वहां से उठा के यहाँ पर डाल दिया। जो अभी हमारा पुराना घर था वहाँ, या वहां पर पुराना घर था हमारा। लेकिन वहाँ एक्चुअल क्या हुआ कि वो जो मैं समझता हूँ कि जो रेलवे फास्ट ट्रैक है, जो हमारा गांव है मुमरा गांव, उसका जो गावठान बोलते हैं उसको, गावठान, तो वो गावठान वहाँ है। और यहाँ पर जब हमारा ये घर बनाया तो वो गावठान से बाहर है। अच्छा, गावठान से पहला हमारा गावठान वो था, वहां पर था। लेकिन अभी जो हमारा घर है वो गावठान से बाहर है। हमारे जो पुराने हमारे जो केनी कुटुंब के या गांव के लोग थे, उन्होंने वो गावठान का जो ये है ना, वो यहाँ पर करने के लिए बहुत कोशिश किया। उसके लिए नासिक में बहुत फॉलोअप लिए, ये किए, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं है। तो उसकी वजह से अभी वो घर जो पुराना था वो उसके ऊपर ही वो नया घर बना दिया। ठीक है, मैं मानता हूँ इनलीगल है, लेकिन पुराना अगर अभी ये तो सब गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है कि आप पुराने घर के ऊपर आप बना सकते। तो वो उस हिसाब से घर बनाया, मैं मानता हूँ इलीगल है, लेकिन वो पुराने घर के ऊपर ही बना है। वहां पर जो हमारा कुआं था वो भी एज इट इज वैसा ही रखा है। क्या बात है। तो वो सब चीजें को मैं डिनाई नहीं करता हूँ। मैं वो चीज को मैं जो है वो सच्चाई को लेके चलता हूँ। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो सच है उसको आप एक्सेप्ट करके आप उसको बता रहे हैं कि एक्चुअल क्या चीज़ है, क्योंकि हर साल गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ पॉलिसीज चेंजेस आते ही रहते हैं। दादा आजकल अगर आप एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो विधायक है, ये विधायक का जो बंगला है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये विधायक का जो बंगला है वो बिल्डर से उन्होंने, ये जो हमारा घर है वो भले इनलीगल है, लेकिन हमारे खुद के पैसों से हमने कोई बिल्डर से ब्लैकमेल करके वो घर नहीं लिया, या हमने बंगला कोई लिया नहीं ब्लैकमेल करके। आप देखेंगे कि ये बिल्डर से ब्लैकमेल करके लिया हुआ ये बंगला है। इतने सालों से वो बंगला भाड़े से था। लेकिन आज उन्होंने रजिस्ट्रेशन करके वो बंगला बिकत लिया हुआ है। अभी बीच में उन्होंने बिकत लिया। आप उनका जो ये है 2009 से उनका जो इलेक्शन पिटीशन है, इलेक्शन का जो ये रहता है
फॉर्म भरते हैं, जी उसमें उनका जो पूरा ब्यौरा रहता है, उसमें आप पूरा इंक्वायरी देखेंगे पूरा, तो उसमें आपको पूरा मालूम पड़ेगा। पहले भाड़े से घर बताया, फिर बाद में आज वो उनका खुद का हो गया है। ओके। तो ये सब चीजें हैं वो हमारे खुद के मेहनत के हिस्से। बिल्कुल बिल्कुल। हमने किसी से ब्लैकमेल करके कोई बंगला नहीं लिया है, कोई बिल्डर से। तो ये बात बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। इससे तो मतलब मेरे जैसे और कई लोग होंगे मुंब्रा के अंदर जो अवेयर नहीं होंगे, अभी ये देखेंगे तो उनको पता चलेगा। और दादा अगर आजकल आप मुंब्रा में देखेंगे ना तो नए फेसेस निकले हुए हैं, नए यूथ निकली हुई है जो सोशल वर्क कर रही है। मैं अगर नाम लूँ तो मर्जिया पठान है, सहर यूनुस शेख है, नेहा नायक है, यासीन कुरैशी है। ये लोग जो नए लोग काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनके अंदर इतनी क्षमता है कि आगे चलकर मुंब्रा को बदल सकते हैं, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया और फोटोग्राफी के पीछे ही पड़े हुए हैं? नहीं, मैं चाहता हूँ कि ऐसे यंग जो जनरेशन है उनको आगे आना चाहिए। राइट। उनको समझ है अच्छे बुरे की, मैं समझता हूँ कि समझ है उनको, तो उनको आगे आना चाहिए। और हमारा जो एरिया है, हमारा जो समझो मुंब्रा है या हमारा जो गांव है, उसका विकास होना चाहिए। वहां पर आप देखेंगे कि आज 12-13 लाख की आबादी हो चुकी है, और जिस तरीके से मुंब्रा में जो समस्याएं अभी, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमने पूरी समस्या की 100% काम किया, लेकिन आप देखेंगे कि जब 97 में जब या 92 के बाद जो नगर सेवक बने थे, उस वक्त उनको सिर्फ मैं समझता हूँ कि 5 लाख है या 7 लाख है, 8 लाख ऐसा निधि मिलता था। राइट। उसके बावजूद भी वहां पर मुंब्रा में आप देखेंगे कि पहला कहीं सही तरीके से कोई गली में मुंब्रा इंग्लिश स्कूल है या फिर दरगाह रोड है, वहां पर कई ऐसे सही तरीके से रास्ते भी नहीं थे। राइट। तो उस वक्त के नगर सेवकों ने जो नगर सेवकों ने अपने पानी के लाइन डाल दिए, स्ट्रीट लाइट लगाए, रास्ते बनाए, गटर नाले किए, तो वो उस वक्त के जो जिस तरीके से उनको बजट मिलता था उस तरीके से उन्होंने अपने वार्डों में काम किया। मैं मेरी बात नहीं करता, हर नगर सेवक ने काम करने की कोशिश की। और मुंब्रा को जो कारपोरेशन के जो टैक्स पेयर्स है हमारे, जो मुंब्रा के लोग, उनको जो उनके माध्यम से जो सुविधा मिलना चाहिए, हर नगर सेवकों ने अपना ईमानदारी से काम किया है। मैं ये चीज को मानता हूँ। लेकिन जिस तरीके से हमारे विधायक ने जो ईमानदारी से काम करना चाहिए, वो ईमानदारी विधायक में कहीं भी नजर नहीं आती। लेकिन जो नया फेस है जो मैंने नाम लिया, उसमें से आपको कौन सा फेस लगता है कि हाँ ये आगे चल के काम? हाँ, जैसे कि आपने कहा था कि मर्जिया पठान एक उम्दा नेता है। उनको आगे, जैसे हमारी नेहा नायक है, उनको ये सब चीजों की समझ है। मैं समझता हूँ कि आपने पहले ही कहा था मैंने कि अच्छे बुरे की उनको समझ है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो हमारे उम्दा तरुण है, उनको आगे बढ़ना चाहिए और मुंब्रा के विकास में उनका अपना योगदान देना चाहिए। लोग भी उनको सराहेंगे अगर वो लोगों के सामने या सोशल मीडिया पे अगर वो कुछ करके बताते हैं, तो बताते हैं, इसका मतलब आगे उनका कुछ करने का इरादा है, तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। तो उनको आगे आना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। और दादा अगर आप देखेंगे मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये अपने हिंदुस्तान में जितने भी हैं कॉरपोरेशन है उन सबसे ज़्यादा अमीर है, सबसे बड़ा बजट इसी का होता है। और उसके बाद भी मुंबई के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। वो बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए तरसते हैं। बेसिक फैसिलिटीज़ में पानी वगैरह आ जाता है, बहुत सारे मुंबई के इलाकों में सही साफ पानी नहीं जाता है। तो अभी रिसेंटली कॉरपोरेशन इलेक्शन आने वाला भी है, तो आपको लगता है कि जो जनता है वो कॉरपोरेटर के परफॉर्मेंस को देखकर सवाल पूछेगी और उसके परफॉर्मेंस को देखकर ही वोट देगी, या फिर इस बार भी जाति धर्म इस पर ही वोट जाने वाला है? वो तो जाति धर्म की बात तो होती ही है, क्योंकि अभी ये हमारा देश है, ये पूरा आप देखेंगे कि सामाजिक इसमें जो एक ये होता है इलेक्शन, समाज में जो इलेक्शन होता है वो समाज के माध्यम से होता है, जात के माध्यम से होता है। यहाँ पर अभी तो फिलहाल अच्छा हो रहा है कि एक अवेयरनेस आ रहा है लोगों में कि एक अच्छा जो एक काम करने वाला इंसान है या कैंडिडेट है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। और लोगों में समझ आ रही है कि कैंडिडेट, आप इस बात को मैं आपको थोड़ा उदाहरण बताना चाहता हूँ कि जो हमारे 26 नंबर वार्ड है मुंब्रा में, जो रेती बंदर से लेके रेलवे ट्रैक तक है, फास्ट ट्रैक, आप उसमें बहुत सारे कैंडिडेट खड़े थे, लेकिन वहां पर लोगों ने जो वोटिंग किया है, वहां पर आप देखेंगे एनसीपी की हमारी मिसेस अनीता किने नगर सेविका थी,
इंडिपेंडेंट में आप देखेंगे तो विशु भगत थे, फिर यासीन कुरैशी कांग्रेस से थे, और मोतीराम भगत की जो दीपाली भगत है वो कांग्रेस से थे। तो वहां पर जो लोगों ने वोटिंग किया है, कैसा लोगों ने चुन के दिया विशु भगत इंडिपेंडेंट ने, वो ऐसा नहीं है कि चार वोट डालने का, पंजे को डालने का तो पंजे को ही डाला, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने सोच समझ, उन्होंने सूझबूझ के वो वोट किया है ना। तो वो सूझबूझ हमारे मुमरा में ही नहीं, पूरे देश भर में भविष्य में आ रही है और आएगी वो। तो वो लोगों में अवेयरनेस का दौर आ चुका है, क्योंकि बदलाव ही विकास की नांदी कहते हैं जिसको। बिल्कुल सही कहा आपने। और दादा मैं आपको ना एक शेर सुनाना चाहता हूँ। अंजुम रहबर जी कहती हैं कि मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था, वो उतनी दूर हो गया जितना करीब था। क्या बात। दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में, दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में, मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था। तो अभी आपने रिसेंटली ये न्यूज़ सुना होगा कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक लड़का था साक्षम और एक लड़की थी आंचल। तो साक्षम को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो अंबेडकर कास्ट से था और जो आंचल थी वो ब्राह्मण कास्ट से थी। तो देखिए मोहब्बत जो है दादा किसी भी ज़माने में जाति और धर्म को नहीं देखती है, वो हमेशा ही उन चीज़ों से परे रहती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज भी जब 2025-26 आने को है, तब भी लोग कास्ट देखकर कि कौन सी कास्ट बड़ी है, कौन सी कास्ट छोटी है, ये देखकर डिसाइड कर रहे हैं कि हमें शादी किससे करनी है, किससे नहीं करनी है। आज के ज़माने में हमारे स्मार्टफोन्स बदल रहे हैं, लेकिन हमारी जो जहनी सोच है वो वहीं के वहीं रहेगी, वो नहीं बदल रही है। तो मैं जानना चाहूँगा आप इस पर क्या सोचते हैं, इस केस पर। और दादा इसमें और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब सक्षम की बॉडी को लाया गया तो उस लड़की ने क्या किया, उसकी बॉडी को जब ला के रखा गया तो सक्षम के नाम का सिंदूर आंचल ने अपने माथे पर सजाया कि अब मैं सक्षम की पत्नी बन के ही इसके घर में रहूंगी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। तो शायद वो ये चीख कर कह रही हो ज़माने से कि ये मैंने मोहब्बत की है और ये मेरा फैसला है, मोहब्बत किसी के आगे नहीं झुकती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका क्या इस पर रिएक्शन है। जहनियत बदली नहीं है, ऐसा नहीं है, बदली जहनियत, लेकिन कुछ इसे अभी आप देखे होंगे कि ये तो कई पुरखों के जमानों से चलते आ रहे, जैसे हीर रांझा है, लैला मजनू, ऐसे बहुत सारे जो किस्से हैं जो हमने सुने हैं और जो सच्चाई है उसमें। तो वो प्रेम करने वाले को हमेशा क्या है कि हमेशा अलग करने के लिए कोशिश की गई है। राइट। और दादा इन दिनों जो है ना नेशनल इशू में अगर आप देखेंगे तो इंडिगो की बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही है, 500 से 700 फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई है और लोग जो है बहुत परेशान हैं। तो परेशानी के मामले में क्या कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉय स्टाफ होता है एयरपोर्ट पे उससे झगड़ा कर रहे हैं, उसको चिल्ला रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी के सीईओ की है या फिर सरकार की है, या जो रूल्स बनाते हैं डीजीसीए वाले एयरलाइंस के रूल्स बनाते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अभी तक उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया इस चीज़ को लेकर। इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जो डीजीसीए ने जो रूल्स बनाए थे और वो उन्होंने जो एयरलाइंस कंपनी थी राइट उनको उन्होंने बहुत सारे महीने पहले उनको ये दिया था इत्तला कि ये जो रूल्स है आपको इनको फॉलो करना है। जैसे कि आपके जो क्रूज मेंबर या आपके पायलट है उनको जिस तरीके से जो पीरियड जितना पीरियड जो उनको काम करने को आप लगा रहे हो वो उनको ज़्यादा समझो एक्सीडेंट होने का चांसेस है या बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है। तो उनको उतना पीरियड नहीं लेते हुए आप एक डीजीसीए ने जो नियम दिए है उस नियम से उनको आप काम करने को उनका हक दिलाने के हिसाब से वो आपको ये करना बहुत पहले ही वो गवर्नमेंट से उनको दिया गया था। लेकिन जो एयरलाइंस जैसे कि अभी इंडिगो ने इस चीज को फॉलो ही किया नहीं है। जैसे कि उनको समझो अभी पायलट्स को बढ़ाना चाहिए था, इस क्रूज मेंबर को उनको ये करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ वो उसमें ध्यान ही नहीं दिया। तो उसकी वजह से वो सब चीज़ें आज जो समझो हमारे देशवासियों को पूरे देश भर में आप देखेंगे
कि कितनी फ्लाइट्स को डिले बहुत कर लोगों दी, को समझो, किसी को कोई मीटिंग्स थी हाँ हाँ या हाँ, किसी को मेडिकल इशू था या बहुत सारे ऐसे जो किसी का किसी का पर्सनली शादी ब्याह एंट्रेंस ये एग्जाम वो था, राइट सब राइट, जो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे, प्रॉब्लम्स हुए। बिल्कुल तो बिल्कुल, उसमें भी हमारे रेलवे का आभार मानना चाहिए। रेलवे ने हमारी जो भारतीय रेल है राइट, हमेशा वो ऐसे वक्त पे खड़ी रही है। तो भारतीय रेल ने इसके बारे में बहुत अच्छा रोल निभाया। वो उन्होंने अपनी ट्रेन की ये बढ़ा के फ्रीक्वेंसी, हाँ राइट, फ्रीक्वेंसी बढ़ा के हमारे जो लोग थे उनको वहाँ तक पहुँचाने का या वहाँ से लेके आने का बहुत बड़ा काम किया। तो ये जो है उसके ऊपर जो पहले ही इनको एक टाइम लिमिट दिया था, तो टाइम लिमिट से पहले उनको ये करना चाहिए था कि ये टाइम लिमिट दिया है आपको और उसके बावजूद आपने उसमें कुछ भी नहीं किया है, राइट राइट, तो फिर बाद में आपको कुछ और ये हो सकता है, कुछ भी ये करना चाहिए, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का ये होना चाहिए था। लेकिन शासन ने भी उसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया कि उनको दादा अपने हिंदुस्तान डेडलाइन दिया था उनको, लेकिन वो डेडलाइन से पहले ही उनको और कुछ उसके ऊपर ये करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। और दादा अपने पास जो है 1100 तकरीबन 1100 एयरलाइन रूट्स हैं और 1100 पे 500 से 400 से 500 पर इंडिगो राज करता है, इंडिगो का अपना है। उसके बाद 200 या 300 एयर इंडिया का है। तो इतना बड़ा मोनोपोली चल रहा है मार्केट के अंदर। ऑब्वियसली अगर डीजीसीए कोई रूल बनाता है और ये लोग सही से नहीं कर पाते हैं तो वो मोनोपोली की वजह से तो इश्यू क्रिएट हो गई होगा। तो सरकार को थोड़ा और इस पर चिंतित होकर काम करना चाहिए, जरूरी। और दादा अभी जब भी इलेक्शन कहीं भी हो रहा है तो उसके बाद एक मसला निकलता है वोट चोरी का या फेक वोटर का या बोगस वोटर का। तो आपको लग रहा है कि इंडिया में इलेक्शन फेयर हो रहा है, सही से हो रहा है? जहाँ तक जिस तरीके से मुझे जहाँ तक नॉलेज है या जो जिस तरीके से मैं समझता हूँ, वोट चोरी का मुद्दा है वो मुझे तो नहीं लगता कि वो वोट चोरी होता है। लेकिन ये जो इलेक्शन से वोटिंग मशीन के माध्यम से, पहले जब वोटिंग होते थे तो मशीन के ऊपर इल्जाम आता था कि मशीन सेट किया गया। उसके बाद में वीवीपैट जो वीवीपैट आता है ना, जो आपका फोटो आता है उसमें स्लिप आता है आपको, वो भी आपको आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मशीन से वो वोटिंग हो रहा है ये तो फेयर ही हो रहा है, उसमें कुछ मेरे को ऐसा नहीं लगता है। लेकिन जिस तरीके से हमारी यादी है, वोटिंग लिस्ट है, वो वोटिंग लिस्ट को जो एक क्लियर कट होना चाहिए। जैसे हर इंसान के पास अभी मैं समझता हूँ कि आधार कार्ड है, राइट। तो आधार कार्ड एक इंसान के पास है, तो वो आधार कार्ड के माध्यम से अगर मैं समझता हूँ कि उसको अगर वोटर मान के चले वो आधार कार्ड को, और उसके माध्यम से अगर इलेक्शन हो जाए तो मैं समझता हूँ कि वो इलेक्शन बहुत अच्छा फेयर हो जाएगा और फेयर हो जाएगा। बिल्कुल। और दादा कहीं कहीं आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे देखने को मिला है कि किसी ने ये स्टेट में इलेक्शन का फोटो अपलोड किया है, फिर उसी टाइम पे नेक्स्ट स्टेट में भी जाके इलेक्शन का फोटो अपलोड किया है कि मैंने यहाँ भी वोट दिया, मैंने वहां भी डबल वोटिंग का। अभी वो तो बराबर है आपका। अभी मैं समझता हूँ कि अभी कुछ लोग मुमरा में भी है, उनका वोट हमारे मुमरा में भी है, और वो कहीं छोड़ के बदलापुर गए हैं, कहीं अंबरनाथ गए हैं, कहीं कल्याण गए हैं, तो उनके भी वो वहाँ भी वोट आता है, यहाँ भी वोट आता है। तो वो वोटर जो लिस्ट है, अगर वोटर लिस्ट को जब हमारे जो कर्मचारी है, मतदान कर्मचारी, वो जिस तरीके से वो वोटर लिस्ट को वो करने जाते हैं, राइट फेयर करने को या उसको सुधारने को जाते हैं, तो उनको वो चीज को ध्यान में रखना चाहिए। अगर वोटर यहाँ पर नहीं है, ये घर अगर किसी ने दूसरे ने बिकत लिया है, तो दूसरा यहाँ पर जो वोटर्स रहता था वो अगर वहाँ नहीं है तो उसको तुरंत वहाँ पर डिलीट करना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें होती है वो नहीं होती है, क्योंकि आप अगर मैं समझता हूँ कि अभी कारपोरेशन स्कूल के समझो टीचर्स है, राइट, वो टीचर्स को स्कूल में पढ़ाएंगे या वो वोटिंग लिस्ट को देखने जाएंगे, राइट। तो वो सब चीजें उसके लिए खास करके जो वोटर्स के वोटिंग के जो SIR जो अभी हो रहा है, राइट, वो उनको वो होना चाहिए, वो स्पेशल होना चाहिए। काफी लोगों ने सुसाइड भी कर लिया SIR की वजह से, दादा। और आप अगर राज ठाकरे मनसे की तरफ देखेंगे, मनसे पार्टी की तरफ, तो जब भी वो एजुकेशन पे कम बात करते हैं, वो परिवर्तन पे डेवलपमेंट पे कम बात करते हैं, जब भी इलेक्शन आता है तो वो मराठी लैंग्वेज को लेकर
बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बात करते हैं। तो रिसेंटली हमने अभी देखा जो एक अर्नव खैरे नाम का बच्चा था जो मुलुंड जाते हुए केलकर कॉलेज का बच्चा था, तो उसको वो एक्चुअली मराठी था दादा, लेकिन हिंदी में बात किया उसने, फिर भी उसको मारा पीटा गया और उसी प्रेशर में आके उसने सुसाइड कर दिया। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मनसे पार्टी लेगी या फिर कौन लेगा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? अभी मैं समझता हूँ कि ये कोई किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते। अभी वो जब बच्चे को, जब मराठी बच्चा था तो उसको मराठी में बात करना चाहिए था, मराठी में बात करना चाहिए था। फिर उसके बाद में अगर सामने वाला अगर उसको नहीं समझता है मराठी तो फिर बाद में उसको हिंदी में बात करता तो बात अलग थी। लेकिन अभी क्या है कि ये जब हादसा होता है ना तो उसको फिर अलग अलग रूप दिए जाते हैं, अलग अलग रंग दिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मराठी भाषा महाराष्ट्र में आप है तो आप कोशिश करना चाहिए कि जो मराठी भाषा है अगर हो सके उसमें आप बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। राइट। तो जरूरी भी नहीं है, लेकिन बात करेंगे तो अच्छा रहेगा ना, धीरे धीरे। हाँ, तो अभी ये क्या रहता है कि अपना पर्सनल मामला रहता है। अगर आप हिंदी भाषिक है, राइट, तो मैं आपसे हिंदी भाषा में बात करूंगा तो आपको जो अच्छा लगेगा वो मैं करना चाहता हूँ। अगर सामने वाला अगर कोई गुजराती है तो उसको अगर मैं गुजराती में बात करना चाहता हूँ तो उसको अच्छा लगता है। तो ये क्या रहता है कि ये अपना एक दिलों का मामला रहता है। जो सामने वाले को जो अच्छा लगे वो करना चाहता है वो। तो उसकी वजह से वो जो हमारा अर्नब है ना, वो शायद उसका ऐसा हुआ होगा कि सामने वाले को अगर हिंदी है तो उसको हिंदी में बात करने लगा होगा, तो उसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। तो वो भी कुछ बोल नहीं सकते अभी क्या हुआ जैसे। तो दादा वो अर्नव को उस टाइम पे जो बड़े थे उनको समझाना चाहिए था कि बेटा आप मराठी आता है, आप मराठी बोल सकते हो, है ना? तो वो भी उसको ये चीज दिमाग में रह जाती, लेकिन अभी वो उसकी जान चली गई। खैर, मैं आपसे एक टॉपिक पे बात करना चाहूंगा कि आपने अगर बिहार इलेक्शन के टाइम पे सुनील कुमार पिंटू का नाम सुना होगा, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। उनकी 2 MMS वीडियो वायरल हुई जो देखने लायक नहीं है। और दूसरी है अपनी मैथिली ठाकुर, जो ये कहती है कि अगर मैं जीत जाऊंगी तो अलीनगर को आदर्श नगर या सीतानगर बना दूंगी। तो ये तो नाम बदलने वाली पॉलिटिक्स हो गई। इसके बावजूद भी दोनों जीत जाते हैं, मतलब बिहार के अंदर। तो मैं आपका रिव्यू जानना चाहता हूँ कि क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में बिहार जैसा था वैसा ही रहेगा या सच में परिवर्तन या डेवलपमेंट आएगा? मैं भी पहले परिवर्तन तो आएगा, क्योंकि अभी कोई अगर कितना भी चाहे कि तो डेवलपमेंट तो आपको करना है। राइट। अगर आप डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो आप लोगों की नज़र में आएंगे, और लोगों की नज़र में आएंगे तो फिर आपको फिर घर बैठना है। और दादा मुझे लगता है कि अगर नाम बदलने से डेवलपमेंट हो रहा है तो आप बिल्कुल नाम बदल दीजिए, चलेगा। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, रख दीजिए। अगर डेवलपमेंट नाम बदलने से आता है तो कीजिए, लेकिन डेवलपमेंट तो इंसान को डेवलपमेंट तो मस्ट है, डेवलपमेंट होना जरूरी। और अगर आप नहीं डेवलपमेंट करेंगे तो लोगों की नज़र में आएंगे, आप फिर घर में बिठाएंगे लोग आपको। तो डेवलपमेंट होना जरूरी है, और डेवलपमेंट जरूरी भी है, क्योंकि आज जिस तरीके से आप देखेंगे कि ठीक है हम लोग 50-60 साल 70 साल जो डेवलपमेंट इससे पहले नहीं देखे थे, लेकिन आज जो डेवलपमेंट हो रही। आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं, जब शिंदे साहब CM बने थे, मैंने उनको एक ही कहा था कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं ना हमारे मुंबई के लिए, तो आप एक काम कीजिए, हमारा ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, राइट, ये 2 एक्सप्रेस हाईवे है ना, ये दोनों एक्सप्रेस हाईवे को आप ऐसा बना दीजिए कि वहां पर जब आप हमारे जो गाड़ियां लेके चलते जैसे कि समझो हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग आते जाते तो उनको भी उससे जाना पड़ता है। तो वो जो रोड आप ऐसा बनाइए, आपका पूरा देश भर में नाम हो जाएगा। महाराष्ट्र में तो हो जाए, देश भर में नहीं लेकिन महाराष्ट्र में नाम हो जाएगा आपका, और महाराष्ट्र की मुंबई की पब्लिक आपको बहुत लाइक करेगी इसके बारे में। तो ये 2 रोड आप, तो उन्होंने उसके बारे में बहुत अच्छा ये किया, और वो खुद पर्सनल जाके ध्यान देते थे। फिर भी अभी जिस तरीके से होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अभी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट चल रहा है, तो उसकी वजह से तोड़फोड़ चल रही है।
तो बिल्कुल। मैंने फिर भी बाद में उनको सवाल पूछा था, तो बोले मैं ये चीज को हाँ, करूंगा डेवलपमेंट ही। तो दिखाई देता है। दादा मैं एक और एक क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूँ। रिसेंटली आपने देखा होगा कि कुणाल कामरा का अगर आपने नाम सुना होगा, जिसने हैबिटेट में जो गाना गाया था कि थाने की रिक्शा वाला। तो अभी रिसेंटली उसका एक पोस्ट आया है जिस पर उसने टी शर्ट पहना है और टी शर्ट पे लिखा हुआ है PSS। PSS के पास उसने एक डॉग बनाया हुआ है, जो डॉग वहाँ पर अपना पेशाब कर रहा है। तो वो डॉग को इस तरह से बनाया हुआ है कि लोगों को ये लग रहा है कि वो RSS लिखा हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा जो आर्ट होता है, ये जो टी शर्ट बनाने के ऊपर जिस तरह से उसने कलाबाजी की है, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, यानी आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन कहना चाहिए, या फिर इससे कोई पॉलिटिकल पार्टी का सेंटिमेंट हर्ट होता है या लोगों का सेंटिमेंट हर्ट होता है? एक्चुअली समाज में जो ऐसी किसी का भी अगर दिल अगर टूट जाता है या दुखता है, राइट, तो वो सब काम नहीं करना चाहिए, राइट, किसी राइट, का भी, किसी का कोई भी। अगर आपका अपोजिशन भी है तो उसका अगर कहीं आपके कोई ऐसा करने से दिल टूट जाता है तो वो नहीं करना चाहिए। राइट, राइट, राइट। तो मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ इंसानियत को मारने वाला हूँ, इंसान को मारने वाला हूँ, राइट, और राइट। इंसानियत के, क्योंकि आप जो है ना, भले आप मुस्लिम है मैं हिंदू, राइट, लेकिन आपकी मशीनरी और मेरी मशीनरी सेम है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ना कि आप हिंदू है तो आपको यहाँ पर आग दी है और मैं आप मुस्लिम है तो आपको यहाँ पर आग दी है और मैं Right. हिंदू हूँ तो मेरे को यहाँ पर का। आपकी जो मशीनरी है ना, वो और मेरी सेम, दोनों की सेम मशीनरी। बिल्कुल, आपकी जितनी अतड़ी है, जितनी मीटर है, उतनी Same, मेरी same, अतड़ी same, मीटर। same, right, तो ऊपर वाले ने जब तुम्हारे हमारे में बनाने में फर्क नहीं किया, तो फिर बिल्कुल। हम तुम कौन तुम्हारे में हमारे में फर्क करने वाले। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा दादा आपने। हम लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट सेगमेंट नहीं, थोड़े से 10 मिनट और बातचीत होगी हमारी। मैंने आपके पोस्ट पर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं जो जनता आपसे पूछती है। तो अगर आप बिजी रहते होंगे तो आपने नहीं देखा हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला कोई आयम खान है, उसने आपके पोस्ट पे कमेंट किया है कि मुमरा की आवाम को सिर्फ काम के लिए राजन कीने याद आता है, वोट के टाइम पे नहीं याद आता है। राइट, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो उनका बड़प्पन है, उसके हाँ, लिए मैं राइट, उनको राइट। थैंक्स बोलता हूँ आपके माध्यम से। हाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं है, लोग मुझे वोट करते नहीं, हाँ। ऐसा। अगर वोट करते हैं तभी तो मैं चुन के आता हूँ ना। राइट, 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 राइट। और एक सेकंड क्वेश्चन है, क्वीन आलिया है कोई, उसने लिखा है कि राजन कीने ही बेस्ट था यार मुमरा में, ये कहाँ शानू पठान शमीम खान आ गए, घरों पर लूट मार, घर भाड़े पर 2 हैवी पर चला जा रहा है, गुंडागर्दी चल रही है, ऐसा उसने लिखा है। वो उनका थिंकिंग हुआ या उनको कहीं ऐसा एहसास हुआ होगा कि राजन की ने राजन अच्छा दादा, अच्छा हाँ, था, दादा, और उनके जो उन्होंने जिनके नाम लिए हैं उनके बारे में उनको कहीं तो कुछ ना कुछ कुछ मिला ना होगा। धक्का पहुंचा होगा। राइट, 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 राइट। और एक आपका वीडियो, एक आपके घर का वीडियो था जब भी भाई साहब आपसे मिलने आते हैं उस टाइम पे, आई थिंक मुझे लग रहा है कोई फेस्टिवल के टाइम का है। हाँ, गणपति का। हाँ, तो उसमें किसी आमिर सैयद ने लिखा है कि सब पॉलिटिशियन अंदर से मिले हुए होते हैं और मिल बांट के पैसा खाते हैं, और इलेक्शन के टाइम पे ऐसे लोग वोट मांगने आए तो बोलना तू रॉन्ग नंबर है। तो अब वो मुझे पता नहीं कि वो भाई साहब को कह रहे हैं, अभी कैसा है कि भाई साहब मुमरा में हर जो पुराने उनके घर ताल्लुकात है या पुराने घर है, तो उनके घर पे कोई फेस्टिवल रहता है या कोई भी कुछ भी त्योहार रहता है या कुछ भी रहता है, तो ये आज की बात नहीं है। अभी तो सोशल मीडिया है तो लोगों को देखने को मिल रहा है, लेकिन कई सालों से, अभी आपको मेरे पास फोटो नहीं है, वो मोबाइल में शायद, मैं 93 का आपको बता सकता हूँ। 93 का एक हमारे यहाँ पर हम लोग दावत रोजा इफ्तार पार्टी करते थे। रोजा इफ्तार पार्टी में उस वक्त एक कमिश्नर थे मेंडोसा साहब, वो मेंडोसा साहब भी आए थे, और उस वक्त का फोटो भाई साहब का है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग नेता या राजकीय उद्देश्य से हम लोग एक आते हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे के दिलों से जुड़े हुए, और हम लोग एक दूसरे के रिलेशन है, हमारे घर के ताल्लुकात है, इतने सालों से हम लोग मुमरा के पुराने रहवासियों के नाते हम लोग एक दूसरे को मिलते। तो वो ऐसा जरूरी नहीं कि ठीक है रॉन्ग नंबर है, उनको ऐसा लगता है तो आप सही नंबर ही करेंगे तो हम लोग को और अच्छा लगेगा। अगर हम आपके
लिए रॉन्ग नंबर है तो हमको आप ये कर दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। रॉन्ग नंबर को क्रॉस कर दीजिए और वो या नोटा दबाइए हमारे लिए, बिल्कुल बिल्कुल या हमारे को चुन के मत लाइए। राइट राइट। लेकिन जो सही नंबर है उसको आप लेके आइए तो हमको भी अच्छा तो लगेगा। विकास, क्योंकि हाँ, मेन पर्पस है हम विकास। ये नहीं कहते कि हम 100% सही है, हम भी या 100% काम करते, ये भी नहीं कहते। लेकिन अगर सही कहीं आपको और लगता है तो उसको आप लेके आइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो सही है तो उसके साथ में आप चलिए, तो हम भी उनके साथ में चलना जरूर, क्यों नहीं चलेंगे साथ में। चौथा क्वेश्चन है, कोई शेख अयूब है, उसने लिखा कि 50 खोखे का कमाल है, बीजेपी शौक होके देगी तो बीजेपी में चले जाएगा, ऐसा लिखा है उसने। नहीं 50 खोखे का कमाल। इससे पहले भी हमने कहा था कि हम लोग ने जब भी कहीं गए हैं तो हम लोग ने मुमरा के फायदे के लिए, पर्सनल फायदे के लिए कभी किसी के पास नहीं गए। और पांचवा क्वेश्चन है दादा, तबरेज मर्चेंट है, वो कुछ रिक्वेस्ट कर रहा था, उसने लिखा है कि दादा किसी को भेज के वो राजन प्लेस का वहाँ का रोड क्लीन करवा के ब्लॉक लगवा दो, कई बार तुम्हारी ऑफिस पे आया हूँ, ये बाला और कैलाश सिर्फ हाँ हाँ करते हैं, रिक्वेस्ट यू सर। वो अभी वो समझो काम चालू है उधर। अच्छा, थोड़ा अच्छा। पहले काम चालू है, वो वहां तक वो आ जाएगा 2-4 दिन में, वो समझ ये गया, हफ्ते में आ जाएगा। हाँ, तो वो जो भी रिक्वेस्ट करा था आपसे। और कुछ क्वेश्चंस मैंने उसके लिए तो मैं पर्सनल कितना चिल्लाया, वो सब हमारे जो काम करने वाले लोग थे, तो बीच में कोई फंड का प्रोविजन ही नहीं था। अभी वो डॉक्टर साहब ने दिया था तो उसके माध्यम से वो काम करने का हम लोग ने ये अच्छा है कि इंस्टाग्राम रील्स पे वो कमेंट डाल रहा है तो आपके सामने बहुत अच्छा है ना कि ऐसा कहीं भी कोई सुझाव देता तो मुझे और अच्छा लगता है, और काम करने का एक अलग एंजॉयमेंट आता है। और कुछ सरकास्टिक क्वेश्चंस है जो मैंने रखे हैं कि दादा अगर आपको अनिल कुमार के नायक मूवी की तरह एक हफ्ते का सीएम बना दिया जाए तो आप पहला 3 काम कौन सा करेंगे? पहले 3 काम तो पहले तो मैं जो हमारे पूरे स्टेट के जो रोड्स उनके ऊपर खास करके ध्यान दूंगा, पूरे स्टेट के खास करके। लेकिन सीएम का को बनाते मुझे। और जो हमारे समझो हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल से उनको खास करके ध्यान दूंगा। राइट, बहुत अच्छी बात है। और खास करके जो हमारे अन्नदाता है, शेतकरी, राइट, शेतकरी राजा जिसको बोलते, उसके बारे में, उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करूंगा। क्या बात है। और दादा सेकंड क्वेश्चन है कि आपने बहुत सारी पार्टी को चेंज किया है, तो आपके घर में कोई अलग से ओवरड्रॉ है या फिर कोई अलमारी है जहाँ पे आप ऐसे रखते होंगे कि ये कांग्रेस का मफलर है या कांग्रेस का अपना जो ये होता है, क्या कहते हैं, फ्लैग होता है कांग्रेस का है, या फिर ये शिवसेना का है, ये अलग अलग रखते हैं या सबको एक साथ ही रखते हैं? नहीं, वो एक ही अलमारी एक ही साथ में रखता हूँ, सबको एक ही साथ में रखता हूँ ना। उसमें ऐसा किसी को अलग काय को, किसी के अपन खुद अलग नहीं है तो सबको अलग काय को करने का, एक ही साथ में रखने का। और दादा कभी एकनाथ शिंदे जी आपको बोले कि राजन की ने तुझे मेरी स्पीच का पूरा एक स्पीच तैयार करना है, तो आप उनकी स्पीच का पहला लाइन क्या लिखेंगे? पहला लाइन उनका पहला लाइन वही रहता है कि माझ्या लाडक्या बहिणींनो। पहले तो वो ये कहते हैं कि जय भवानी, जय शिवाजी, फिर बोलेंगे परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, फिर बाद में बोलेंगे बाळासाहेबांचा, फिर धर्मवीर आनंदीगे साहेबांचा, ये बोलते। उनका मैं एक स्टाइल बताना चाहता हूँ। उनका जो दाढ़ी है ना, दाढ़ी वो ऐसा करते ना, ऐसा ऐसा करते वो ऐसा करते, राइट ऐसा करते। क्या बात है। तो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं उस पर कोई ना कोई केस चल रहा होता है, तो अभी आपके ऊपर फिलहाल कितने केस चल रहे हैं? मेरे ऊपर तो फिलहाल एक ही केस है, जो हम लोग शिंदे साहब वगैरह हम लोग साथ में एक केस हुआ था हमारा ज्ञान साधना का। ज्ञान साधना कॉलेज में एडमिशन के वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उसकी वजह से वो बहुत पुराना केस है, तो वो केस है मेरे ऊपर। हम लोग, मैं, शिंदे साहब, फिर विकास रेपाले, हम लोग उसमें राम रेपाले, विकास रेपाले, हम लोग उसमें आरोपी है। ओके, वो केस चल रहा है। दादा एक आम इंसान जो होता है ना, जब शादी करता है तो उसके घर में भी एक
सीएम होती है, पीएम होती है, तो वो अपने सीएम पीएम से डरता है। तो जनता जानना चाहेगी कि क्या आप जो बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी अपने जो पीएम है घर के अंदर उनसे डरते हैं? क्या है कि डरते तो है ही, लेकिन उनको वक्त भी नहीं देते ना, ऐसा प्रॉब्लम बनता है। हाँ, तो उनका डरना वाजिब इसकी वजह से हो जाता है कि वो अपने जो होम मिनिस्टर रहते, हाँ। जो सीएम रहते या पीएम रहता, उनको वक्त नहीं दे सकते, इसके लिए उनको डरना पड़ता है उनसे। राइट 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 राइट, तो उनसे वो डरते हैं। हाँ, क्योंकि हम जनता की सेवा में ज़्यादातर आप बाहर रहते होंगे या फिर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उसकी वजह से फैमिली का टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दादा, अभी जो अगला रैपिड फायर का जो एक है सेगमेंट है, उसमें मैं आपको एक वर्ड दूंगा और आपको उसके बारे में बताना है। जैसे पहला वर्ड है मुमरा, एक लाइन में बताइए आप मुमरा। मुमरा में हमारे जो लोग रहते बहुत अच्छे लोग हैं, और सिर्फ उनको थोड़ा समझ आना चाहिए। राइट राइट। एक पॉलिटिशियन का नाम जो बहुत करप्ट है? जितेंद्र आवाड़। कोई एक पॉलिटिकल डिसीजन जो आपने लिया हो लेकिन आपको उसका रिग्रेट है? 2012 में मैं कांग्रेस में आया, वो रिग्रेट है। सोशल मीडिया जो है वो फेक है या पावरफुल है? नहीं, सोशल मीडिया फेक भी नहीं है और पावरफुल भी नहीं है, लेकिन ज़रूरी है इंफॉर्मेशन की। राइट राइट। अगर आप पॉलिटिशियन नहीं होते दादा तो क्या होते? अगर मैं पॉलिटिशियन नहीं होता तो फिर कारपोरेशन में कहीं भी मैं इंजीनियरिंग करते बैठता था। कारपोरेशन या कहीं भी मैं इंजीनियरिंग करते बैठता था। और देखिए दादा, अगर मैं शिंदे साहब की अच्छाई के बारे में बात करूं तो आपके पास एक लिस्ट होगी, बहुत सारी बात बता सकते हैं, लेकिन कोई एक बुराई बताइए उनकी। उनकी बुराई तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब उनकी बुराई ये है कि वो अगर कोई काम नहीं हुआ तो वो भड़क जाते। हाँ हाँ, शॉर्ट मतलब। हाँ, बहुत शॉर्ट टेम्पर है। अगर काम नहीं करता है अपने ईमानदारी से कोई, तो फिर वो बहुत गुस्सा करते। वो उनकी बुराई में बोल सकता हूँ। हाँ, वो होना भी चाहिए, राइट है। और मुंबई के लिए कोई एक वर्ड? माझी मुंबई, स्वच्छ मुंबई। स्वच्छ मुंबई, राइट है। मुमरा के लिए एक वर्ड आपने ऑलरेडी बोल दिया है, जितेंद्र आवाड़ या फिर नजीब मुल्ला? नजीब मुल्ला। नजीब मुल्ला। यहाँ इस सेगमेंट में दादा मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला है डेवलपमेंट पार्टी या आइडियोलॉजी पार्टी? डेवलपमेंट पार्टी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी या ब्लेम गेम? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। साइलेंट काम या लाउड कैंपेनिंग? दोनों जरूरी है। तभी तो लोगों को पता चलेगा। स्लम रीडेवलपमेंट या बुलडोजर एक्शन? स्लम डेवलपमेंट। राइट। एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट या मंदिर मस्जिद पे डिबेट? एजुकेशन पे। परमानेंट सॉल्यूशन या इलेक्शन टाइम जुगाड़? नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन। लोकल इश्यू सॉल्व करना या नेशनल नैरेटिव बनाना? लोकल इशू मस्ट सॉल्व करना। मराठी लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज? आप किस लेवल पे रहते, स्टेट लेवल पे रहते, नेशनल लेवल पे रहते, तो उसके हिसाब से जिस हिसाब से जहाँ पर राइट उस हिसाब से ही आपको उसको चलना चाहिए, राइट है। एकनाथ शिंदे या अजित पवार? एकनाथ शिंदे। और लास्ट के एक दो क्वेश्चन है दादा। पहला क्वेश्चन ये है कि जो अर्बन रीडेवलपमेंट का सर्वे हुआ था मुमरा के अंदर, उसका क्या स्टेटस है अभी तक? अभी जो अर्बन डेवलपमेंट बोले तो क्लस्टर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वही अभी बात करने वाला था कि क्लस्टर डेवलपमेंट। अभी क्लस्टर डेवलपमेंट का पूरा मेरा जो 38 क्लस्टर है जो मुमरा में, उसको नंबर दिया 38 तो उसका पूरा जो पहले मैंने प्लेन टेबल सर्वे किया था, उसके बाद में जो डोर टू डोर सर्वे वो पूरा हो चुका है। लेकिन उसमें कुछ जो हमारे लाभधारक है जी, वो बचे हुए, उनकी मेरे पास कंप्लेंट आई थी कि हमारा सर्वे हुआ नहीं है, जो लिस्ट कॉर्पोरेशन ने डिक्लेयर किया था।
राइट। उसमें कुछ लोगों के नाम नहीं है, तो उसके लिए मैंने अभी लास्ट वीक में ही उनके बारे में कहा था कि उनका सर्वे कभी चालू करते। राइट। तो हमारे जो कॉरपोरेशन के जो जिनके पास ये क्लस्टर का है, तो उन्होंने कहा था कि एक दो हफ्ते में उनका, अभी ये सब इलेक्शन वगैरह का चल रहा था ना, तो उसमें उन लोग बिजी थे, उसकी वजह से उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक में अपन चालू करेंगे। शायद ये कल के वीक में शायद चालू होने का है उनका जो सजेशन ऑब्जेक्शंस कुछ है उसके लिए वो चालू होने का है। और अगले 5 साल में आपका पॉलिटिकल रोड मैप क्या है? अभी मुमरा में क्या है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारा जो ट्रैफिक का मसला है, ट्रैफिक के मसले के लिए बहुत हमको उसके बारे में बहुत सोचना चाहिए, और वो कैसा सॉल्व हो उसके ऊपर सब लोगों ने चर्चा करना चाहिए। क्योंकि जब कोई चर्चा करता है तो उसमें से कोई ना कोई ऐसा हल निकल आता है। राइट। बात करने के बाद में ही कोई चीज़ का हल निकलता है। राइट। तो वो सब चर्चा करने के बाद ही, अगर आप पर्सनल इसके इशू को लेके चलेंगे तो वो कभी सॉल्व नहीं होगा। राइट। ये सबका ओपिनियन लेना चाहिए, और सबके ओपिनियन के माध्यम से उसमें से कुछ अगर ऐसा कुछ ये निकलता है, जैसा कि समझो अभी आपने कुछ सजेशन किया, मैंने कुछ सजेशन किया, तो उसको जॉइंटली अगर कुछ उसका सॉल्यूशन निकलता है तो वो ट्रैफिक के बारे में वो सबको लेके चल के वो सॉल्यूशन निकालना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर मुमरा में जैसे कि अभी पानी का बहुत बड़ा थोड़ा इशू है, तो अभी परसों कल ही शायद श्रीकांत शिंदे वहाँ पर डोंबिवली में जो सावलाराम जो स्टेडियम है वहाँ का जिम खाने में, तो वो स्टेडियम का ओपनिंग कुछ 108 कोटी कुछ दिए उनको, 118 कोटी कुछ, और वो बहुत बड़े पैमाने पे उसका अच्छा डेवलपमेंट करने वाले वर्ल्ड, वो जो पूरा देश भर में उसका काम होना चाहिए, वो काम में प्लेयर को काम आना चाहिए, ऐसा उन्होंने वो उसका ये किया है। और उसके बाद में वहाँ पर जो हमारे जो उद्योग मंत्री थे उनसे बात किया है कि आप MIDC का जो खाता है उनके अंडर में आता है हमारे उद्योग मंत्री। तो उनसे बात किया उन्होंने कि हमको जो पानी का मसला है, MIDC के माध्यम से जो पानी मिलता है उसको पानी वो हमारा बढ़ा ही, तो वो पानी भी बढ़ेगा तो वो भी मुमरा के लिए बहुत अच्छी राहत हो जाएंगी। उसके बाद में मुमरा में सबसे और एक मसला है कि जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज है, ड्रेनेज अंडरग्राउंड ड्रेनेज जो काम पूरा नहीं हुआ है उसका। अभी हाउस टू हाउस कनेक्शन जो होना चाहिए था वो पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। और उसके लिए अभी समझो कहीं पर पंपिंग स्टेशन है, पंपिंग स्टेशन के भी काम जो नहीं हुए, तो वो सब जो काम कंप्लीट करके वो जो मुमरा में अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो लागू करेंगे, तो जल्दी से जल्दी हम लोग उसके बारे में भी ये करने वाले कि उसको फॉलोअप लेके वो जल्दी से जल्दी पूरा कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करेंगे उसको। राइट दादा। और ना मुमरा के अंदर के जो प्रॉब्लम्स है वो हमको पता होंगे तभी तो सॉल्यूशंस आएगा। और आखिरी सवाल है कि आप अपने लोगों के लिए या जवान जो है हमारे यंगस्टर हैं उनके लिए आप आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि आप पहले तो जो आपके माता पिता है उनके इसमें रहो आप, और क्योंकि आपके माता पिता जो रहते हैं वो आपके कभी बुराई के बारे में नहीं सोचेंगे, वो जो कहते हैं उसको फॉलो करो, उनकी बातों को सुनो, और हो सके उतना मुमरा में हमारे नौजवान हैं उनसे मैं यही हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप नशे से दूर हो जाइए, नशा मत करिए, ये मेरा कहना है आप हमारे मुमरा के नौजवानों से। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही राजन जी आपने। और दादा जो आज का कॉन्वर्जेशन था, हमारी बातें थी, वो सिर्फ पॉलिटिक्स पर नहीं थी, रियलिटी पर थी, और रियलिटी अनकंफर्टेबल होती है। और मुमरा जो है वो सिर्फ एक शहर नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर है जिनका इरादा मजबूत है। तो मैं आप तमाम लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि जो जैसे दादा ने बताया कि दादा ने बहुत सारे पार्टीज़ को स्विच किया है। क्योंकि आपको लगता है कि जो पार्टी काम कर सकती है आपके इलाके में आप उसको वोट दीजिए। तो जिस तरह से उन्होंने स्विच किया आप भी स्विच करते रहिए। आपको लगता है कि कोई दूसरी पार्टी अगर आपके इलाके का अच्छा विकास कर सकती है, अच्छा डेवलपमेंट कर सकती है, तो आप उनको वोट दीजिए, ठीक है।
और दादा ने बहुत सारी अच्छी बातें की, बहुत सारी इन डेप्थ बातें की, जिससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिला। आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारे बदलाव पॉडकास्ट पर आकर चेंजेस की बातें की आपने, हमने हंसी मजाक भी किया, बहुत सारा बचपन की यादें भी ताज़ा की हमने आपकी। तो आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला दादा। और इस तरह के अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे जितने भी अपडेट्स हैं, जितनी भी बातें हैं, सारे पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको हम इस तरह से लाते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। आपको भी कोई अपना लीडर अच्छा लगता है जिनसे हम गुफ्तगू कर सकें, तो आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख सकते हैं ताकि हम उनको इनवाइट करें। आपका हसन स्टूडियो को देखने के लिए, हमारे एपिसोड को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ, दादा कुछ लास्ट में कहना चाहते हैं? अच्छा बनने के लिए अच्छाई को साथ में लेके चलना पड़ता है, लेकिन अगर बुराई खत्म करनी है तो बुरा बनना भी पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। तो इस बात से हम लोग एक बात कहना चाहते हैं कि मराठी में बात कहना चाहूंगा कि निष्काम भजने भगवंत जोड़े। जो निष्काम भाव से जो काम करता है वो हमेशा ऊपर वाले के हक में ही या उसके चरणों में ही अर्पण होता है। तो ये हम हमेशा निष्काम भजने भगवंत जोड़े, इस भावना से ही काम किया और इस भावना से ही काम करते रहेंगे। क्या बात है। तो दादा ने अभी जो बातें कही वो बहुत पावरफुल चीज़ है, उसको समझिए और अपने मुमरा के विकास के लिए, अपने घर के डेवलपमेंट के लिए लोगों को वोट दीजिए और लोगों के साथ रहिए। बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हसन स्टूडियो को देखते रहिए, बदलाव एपिसोड देखते रहिए। थैंक यू।